Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are back with lecture number 15. I am Asif Munir, teaching you CSC 271 database systems. Let's start with the summary of previous lecture. We started with the SQL data definition part and we discussed about SQL identifiers कि जी SQL आइडेंटिफायर जो है वो किस तरह उसकी नेमिंग की जाए, क्या कैरेक्टर सेट है, क्या रूल्स हैं. देन वी डिस्कस सम डाटा टाइप्स दैट आर अवेलेबल in SQL, और keep in mind maybe we haven't covered all the data types, लेकिन जो majority है हमारे पास जो common है हमने उनको डिस्कस किया है. Then we discussed integrity enhancement feature that was introduced in ISO SQL standard 1989, or we saw that there are 5 different constraints जो उसमें define किए गए, जिसमें required data था आपका, domain constraints, entity integrity constraints, referential integrity constraints, और finally general constraints हैं जो कि हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे. लेकिन पिछली दफ़ा भी जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट ये कॉन्स्ट्रेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं थ्योरेटिकली, लेकिन वी वर लुकिंग एट द एसक्यूएल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रेंट्स के जी एसक्यूएल में उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और यही हमारा जो है इन लेक्चर्स का जो है फोकस है. आई होप कि पिछला लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कभी भी किसी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस थ्रू ईमेल और एनी अदर पॉसिबल ऑप्शंस. अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के ऊपर बात कर रहे थे, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को हम थ्योरेटिकली तो हमें पता है कि फॉरेन की वैल्यू जो है दैट मस्ट बी आइदर फ्रॉम द पेरेंट टेबल, कि जी वो पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट करनी चाहिए या फिर नल होनी चाहिए. ये हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल था. लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, हम फॉरेन की का क्लास यूज़ कर रहे थे. और फॉरेन की में हमने देखा था कि फॉरेन की, उसके बाद हमने उस एट्रीब्यूट का नाम जो कि एज अ फॉरेन की उस टेबल में काम कर रहा है, फिर रेफरेंसेस का कीवर्ड, और रेफरेंसेस के बाद हम स्टाफ या जिस भी टेबल का नाम है, स्पेसिफिक एग्जांपल में स्टाफ जो है वो है, लेकिन जो भी आपका पेरेंट टेबल होगा यहाँ पे आप वो मेंशन कर देते हैं. उसके बाद अगर आपको ज़हन में हो तो हमने डिस्कस किया था कि चूँकि अब जो ये वैल्यूज़ हैं फॉरेन की ये तो आ रही हैं पेरेंट टेबल से, प्राइमरी की में से, तो इनकी बड़ा क्रूशल रोल है कि अगर हम पेरेंट टेबल में से कोई इनको डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं तो देन व्हाट शुड हैपन विद द डिपेंडेंट रोज जो कि फॉरेन की फॉर्म में उधर दूसरे टेबल्स में जहाँ पे वो मौजूद है, तो फिर उनके साथ क्या हो. और हमने कहा था जी 2 ही ऑपरेशंस हैं जिनमें यह मामला ज़रा सीरियस किस्म का है. एक तो ये कि अगर पेरेंट टेबल में से कोई डिलीट हो जाए वैल्यू वो वाली फॉरेन की तो फिर क्या होगा, या उसको अपडेट कर देते हैं तो फिर बाकी जगहों पे उसका इम्पैक्ट क्या हो. तो उसके लिए हमने कहा था जी कि इन 2 ऑपरेशंस के लिए 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं हमारे पास एक्शंस की, रेफरेंशियल एक्शंस की, और हमने उनको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया. हमने कहा जी कैस्केड मींस कि अगर पेरेंट टेबल में से कोई ब्रांच या कोई वो वैल्यू डिलीट होती है तो जितनी फिर आगे तक उसकी वो जो फॉरेन की है वो वाली रो डिलीट हुई उसमें से भी, लेकिन उस रो में अगर कोई अगेन कोई प्राइमरी की थी और उसकी डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर थी तो वो रोज भी, तो मतलब मैंने कैस्केड के हवाले से आपको बड़ा वार्न किया था कि यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कमांड. उसके जो एग्जीक्यूशन है उससे आपको सही अंदाज़ा होना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट कहाँ तक जाएगा, अदरवाइज़ मतलब आपको बहुत लॉस भी हो सकता है. फिर उसके बाद हमने सेट नल कहा था जो कि बहुत सारे सिनेरियोज़ में आपको बेहतर ऑप्शन है कि आप जो है उन जो फॉरेन की वैल्यू इसमें नल उनको सेट कर दें. लेकिन हमने उसके लिए कहा था जी कि आपका वो जो एट्रीब्यूट है उसको आपने
नॉट नल ना डिक्लेयर किया हो, क्योंकि अगर आप नॉट नल डिक्लेयर कर दिया तो दैट्स अगेन अ कंस्ट्रेंट, और नॉट नल कर दिया तो इट मीन्स कि आप उसमें नल स्टोर नहीं कर सकते, तो सेट नल तो काम फिर करेगा नहीं ऑन अपडेट या ऑन डिलीट के साथ एक्शन के तौर पे। फिर उसके बाद हमने सेट डिफ़ॉल्ट का जिक्र किया, और सेट डिफ़ॉल्ट में ये था कि अगर कोई वो जो प्राइमरी की या पेरेंट टेबल में से वो वैल्यू डिलीट होती है तो उसकी जगह पे उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की अगर जो है वो आप यूज़ कर लें, या DBMS उधर उसको ऑटोमेटिकली उस डिफ़ॉल्ट पे ले जाए। लेकिन अगेन उसके लिए भी ज़रूरी था कि आपकी डेफिनेशन के अंदर, टेबल के अंदर आपकी वो डिफ़ॉल्ट वाली ऑप्शन जो है आपने स्पेसिफाई की हो। अगर नहीं की होगी तो डेफिनेटली वो तो फिर काम नहीं करेगा। और फाइनली आपका नो एक्शन था कि जिसमें आपकी रिजेक्ट हो जाती है क्यूरी इस किस्म की, अगर कोई डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं तो फिर आपका जो है वो ऑपरेशन या वो जो कमांड है वो रिजेक्ट हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद इनको फिर एक दफ़ा हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ जो है वो देखते हैं कि मसलन फ़र्ज़ करें जी कि हम कैसे डिलीट या अपडेट रूल जो है वो फॉरेन की क्लॉज के अंदर यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये फॉरेन की क्लास के साथ ही इस्तेमाल होंगे। तो अगर आप देखें कि सपोज़ अगर स्टाफ नंबर को देखें तो जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट वाला टेबल है, स्टाफ के अंदर स्टाफ नंबर इज़ एक्टिंग एज अ प्राइमरी की, ठीक है। और ये बार बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ और ये बहुत दफ़ा आगे भी डिस्कस होगा, लेकिन इसको बार बार डिस्कस करने का मकसद यही होता है कि आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, ठीक है। मतलब बार बार चीज़ें रिपीट की जाती हैं ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको रिपीट किया जाता है। अब हमने कहा था कि रियल लाइफ में क्या होता है कि जो दो डिफरेंट एंटिटीज़ होंगी, जो टेबल्स होंगे, उनके आपस में रिलेशनशिप होंगे, और आगे हम इनको भी बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। रिलेशनशिप जो हो सकता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने एक का जिक्र किया था कि 1 to many का होगा, और हमने कहा था उसको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी कहते हैं कि मसलन जी एक पेरेंट्स के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन उन सब बच्चों का पेरेंट जो है वो एक ही होगा। अच्छा, अब जो स्टाफ का हमारा टेबल है उसके अंदर स्टाफ की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, और एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट का हमारे पास जो है वो रिलेशन है जिसके अंदर तमाम प्रॉपर्टीज़ की डिटेल पड़ी हुई है। लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ की डिटेल है उसके अंदर जो है, अब देखें स्टाफ और प्रॉपर्टी फॉर रेंट का क्या आपस में रिलेशनशिप रियल लाइफ में बनता है, हम उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। मतलब सादा अल्फाज में कहें तो एक जो स्टाफ मेंबर है मसलन किसी ब्रांच पे जो काम कर रहा है, ही कुड बेसिकली कुड बी असाइंड और ही कैन हैंडल मैनी प्रॉपर्टी फॉर रेंट, कि जी बहुत सारे प्रॉपर्टी फॉर रेंट जो है वो उनको हैंडल कर सकता है कि वो उसके ज़िम्मे लगा दी जाए कि आपने इनको रेंट पे जो है वो लगाना है। तो इट मीन्स कि एक स्टाफ मेंबर इज़ एसोसिएटेड विद मैनी इंस्टेंसेस ऑफ प्रॉपर्टी फॉर रेंट। तो अगेन 1 to many रिलेशनशिप आ गया। तो इट मीन्स स्टाफ के टेबल में जो स्टाफ नंबर इज एक्टिंग एज अ प्राइमरी की, तो वही वाली अब जो प्राइमरी की हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी टू रिप्रेजेंट दैट रिलेशनशिप विद द प्रॉपर्टी फॉर रेंट टेबल, और जो स्टाफ नंबर होगा वो एक्ट करेगा एज अ फॉरेन की इन प्रॉपर्टी फॉर रेंट टेबल के अंदर। और हमें बड़े ये अच्छे तरीके से पता है कि जो फॉरेन की वैल्यू है दैट शुड आइदर कम फ्रॉम द पेरेंट टेबल, के मींस जो स्टाफ पेरेंट में एग्जिस्ट करता है या स्टाफ के टेबल में एग्जिस्ट करता है वही वाले उसमें आ सकते हैं, या फिर उसका वैल्यू जो है नल हो सकती है। और नल किस सूरत में हो सकती है कि मसलन एक प्रॉपर्टी अभी उसकी रजिस्ट्रेशन हुई कि ये रेंट पे लगानी है, लेकिन अभी हमने किसी भी स्टाफ के जिम्मे नहीं लगाया, तो हम उसको नल कर सकते हैं। तो फॉरेन की जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल है हमें बड़े क्लियर है। अब एग्जैक्टली यही वाला सिनेरियो है, यही एग्जांपल, इसके लिए ये सारी इतनी तफसील हमने डिस्कस की। तो फॉरेन की स्टाफ नंबर और ये प्रॉपर्टी फॉर रेंट के हवाले से है, और रेफरेंसेस स्टाफ, क्योंकि जो पेरेंट टेबल है वो इसमें स्टाफ है, और ऑन डिलीट अब हम ये कह रहे हैं कि अगर स्टाफ कोई मेंबर डिलीट होता है स्टाफ के रिलेशन से, तो फिर क्या करो, जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट के अंदर स्टाफ नंबर की वैल्यू है उसको क्या कर दो, सेट
नल कर दो। तो मतलब ये आप इस तरह स्पेसिफाई करते हैं वो जो रेफरेंशियल एक्शंस हैं और ऑन डिलीट या ऑन अपडेट के साथ उनको एसोसिएट इस तरह किया जाता है। ये दूसरी एग्जांपल भी आपके सामने है, इसमें फॉरेन की ओनर नंबर है, रेफरेंसेस ओनर, अगेन दिस इज फ्रॉम द प्रॉपर्टी फॉर रेंट, कि ये प्रॉपर्टी फॉर रेंट का ओनर नंबर है और ओनर नंबर ओनर का एक अलग से टेबल है आपका और उसको रेफर कर रहा है। और ऑन अपडेट हम कह रहे हैं कैस्केड, के उधर कोई ओनर का नंबर चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ जो जो प्रॉपर्टीज उस ओनर की नंबर से एसोसिएटेड है वो फिर ओनर नंबर की इंफॉर्मेशन जो है वो हर जगह पे अपडेट होनी चाहिए। तो ये कैस्केड वाली ऑप्शन जो है इसलिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है। इसके बाद लास्ट जो हमारा कॉन्स्टेंट है वो है जनरल कॉन्स्टेंट्स। और जनरल कॉन्स्टेंट्स कोई भी मतलब आप देखें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हो सकते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन से स्पेसिफिक हो सकते हैं और आपको उन रूल्स को अपने सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट जब करना होता है तो उसके लिए जो एसक्यूएल आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है दैट इज़ जनरल कॉन्स्टेंट्स। एंड सपोज चूंकि हम ड्रीम होम को डिस्कस कर रहे हैं तो कीप इन माइंड कि जी सपोज देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन कि जी ड्रीम होम के अंदर हम ये एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि कोई भी स्टाफ मेंबर जो है दैट कैन नॉट हैंडल मोर देन 100 प्रॉपर्टीज एट द सेम टाइम। ठीक है कि 100 से ज़्यादा वो नहीं करे, मतलब हमारी एक लिमिट है कि मैक्सिमम एक बंदे को हम 100 प्रॉपर्टीज जो है वो दे सकते हैं। तो जो चेक और यूनिक क्लॉज है इसको यूज़ करते हुए बेसिकली हम इस किस्म के जो जनरल कॉन्स्टेंट्स हैं उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं विद इन क्रिएट एंड अल्टर टेबल स्टेटमेंट्स। और जो क्रिएट असर्शन स्टेटमेंट है हम इसको भी देखेंगे थोड़ी देर में कि ये क्रिएट असर्शन किस तरह काम करती है और क्रिएट अल्टर और क्रिएट। लेकिन कीप इन माइंड कि अभी जैसे मैं पहले भी पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अभी हम छोटे कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, फिर इन छोटे कंपोनेंट्स को हम एक्सप्रेस करना जब सीख लेंगे तो देन वी विल यूज दीज कंपोनेंट्स इन अ लार्ज पिक्चर कि जी मसलन हम पूरे टेबल को कैसे डिफाइन करेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस तरह हम जो है इसको वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। क्रिएट असर्शन स्टेटमेंट जो है दैट इज़ एन इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट दैट इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक्ड with a table definition। Keep in mind कि जो create assertion है it is not concerned with the table definition, it's an independent basically object जो कि हम कोई भी वो डिफाइन कर सकते हैं और फिर उसको जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है जिन जिन टेबल्स में वहाँ पे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब इसका एक हवाले से फ़ायदा भी है कि बजाय कि मतलब हर जगह पे रिपीट किया जाए एक चीज़ को, तो आप एक चीज़ एक दफ़ा डिफ़ाइन कर दो और उसको जहाँ जहाँ इस्तेमाल होना है वो वहाँ पे जनरल कॉन्स्टेंट को आप जिन टेबल्स में भी चाहिए आपको वहाँ पे उसको जस्ट इंक्लूड कर लो। अगर फॉर्मेट देखें इस स्टेटमेंट का तो क्रिएट असर्शन जो है वो आपके कीवर्ड्स हैं, उसके बाद असर्शन का नाम आता है और उसके बाद चेक का क्लॉज है। और मैंने आपको बताया कि मैकेनिज्म तो वही है कि आप कोई भी जो चीज़ है वो उसको वेरीफाई या वैलिडेट कैसे करेंगे, वो चेक क्लॉज के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, तो चेक और उसके बाद सर्च कंडीशन है और सर्च कंडीशन कुछ भी हो सकती है जो भी आपके उस रूल से स्पेसिफिक है। अच्छा, कीप इन माइंड कि जी जैसे मैंने बताया कि ये जो असर्शन क्रिएट करने का फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि व्हेन यू नीड अ कॉन्स्टेंट जो कि जनरल कॉन्स्टेंट है दैट इन्वॉल्व्स मोर देन वन टेबल, तो इट इज़ द प्रेफर्ड वे कि जी आप जो है क्रिएट असर्शन यूज़ करें बजाय ये कि आप उसी मतलब चेक को रिपीट करें मल्टीपल टेबल्स के अंदर। तो आप उसको एक दफ़ा जो है वो क्रिएट असर्शन के थ्रू डिफ़ाइन कर दें और फिर उनको जो है आप उस असर्शन को जो है यूज़ कर लें उस टेबल के अंदर। तो मतलब इट वुड बी अ ईजी वे एज़ कम्पेयर टू कि वही आपका काम 2 जगह या 3 जगह आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे वही हम सिनेरियो लेते हैं कि सपोज वी आर आस्क्ड के जी आपका एक कंस्ट्रेंट है जी कि एट अ टाइम जो है एक स्टाफ मेंबर 100 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज जो है वो मैनेज नहीं कर सकता। तो हम एक इसके लिए जनरल कंस्ट्रेंट डिफाइन करेंगे यूजिंग क्रिएट असर्शन स्टेटमेंट। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं क्रिएट असर्शन और असर्शन का नाम आगे
नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, नेमिंग कन्वेंशन आपको बता दिए हैं हमने, आपकी मर्जी, मतलब लेकिन कीप इन माइंड कि नेम शुड बी मीनिंगफुल, ऑलवेज मीनिंगफुल। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी नाम उसका आइडेंटिफाई करें, मतलब आपके ऊपर लिमिटेशन तो कोई नहीं है, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। मसलन इसका नाम XYZ दे दें, आप X1 2 3 दे दें, ABC दे दें, मतलब कुछ भी दे दें, आपके ऊपर मतलब एक लीगल जो उधर बैरियर्स हैं उनको क्रॉस नहीं करना। लेकिन अगर आप नाम मीनिंगफुल देंगे तो उस नाम को देख के आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये किस पर्पस के लिए होगा। तो मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी भी अपनी भी इजी होती है, और कोई दूसरा बंदा आपके काम को देख रहा है तो उसको भी चीज़ें आसानी से जो है वो समझ आ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप मीनिंगफुल नाम नहीं यूज़ करेंगे तो फिर बाज़ औक़ात आप खुद, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने आज कोई एक चीज़ यूज़ की, अभी तो आपकी मेमोरी में है, लेकिन कुछ अरसे बाद बहुत सारी और चीज़ें आई तो वो मेमोरी से वैनिश हो जाएगी, तो फिर आपको खुद जहन में नहीं आएगा अच्छा ये XYZ पता नहीं मैंने किसके लिए यूज़ किया था। तो बेहतर ये होगा कि अगर आप उसका कोई नाम ऐसा दें जिसके मीनिंग्स ऐसे हों जिससे आपको खुद ही पता चल जाए ये मैंने किसके लिए जो है वो स्पेसिफाई किया था। तो मतलब आपको अपने लिए भी आसानी होगी, और कोई और बंदा भी आपके काम को देख रहा है तो वो उस नाम को देख के, मतलब चाहे आपके टेबल के नाम हैं, चाहे व्यू के नाम हैं, चाहे किसी डोमेन के नाम हैं, चाहे किसी असर्शन के नाम हैं, कोई भी नाम है दैट शुड बी मीनिंगफुल। कॉलम के नेम्स हैं मीनिंगफुल होने चाहिए ताकि क्लियर हो, उनके अंडरस्टैंडिंग जो है वो इजीली हो जाए। और इसका नाम हमने क्या रखा जी? स्टाफ नॉट हैंडलिंग टू मच। लंबा चौड़ा नाम है लेकिन स्टिल मतलब थोड़ा मीनिंगफुल है जी, कि स्टाफ नॉट हैंडलिंग टू मच। सो चेक का क्लॉज आ गया। चेक के अंदर हमारी सर्च कंडीशन होती है। हमने कहा जी नॉट एग्जिस्ट मीन्स के सिर्फ वही वाले लोग आए, ठीक है। सिलेक्ट स्टाफ नंबर फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट, ग्रुप बाय स्टाफ नंबर। हमने ग्रुपिंग कर ली स्टाफ के बेस के ऊपर। और आपको पता है कि अगर कोई एग्रीगेट फंक्शन आपने रिस्ट्रिक्शन में लगाना हो या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी हो तो आप वेयर के अंदर नहीं ग्रुप फंक्शन यूज़ कर सकते, आपको पता है। आपका एग्रीगेट फंक्शन नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हैविंग क्लॉज, और हैविंग क्लॉज में हमने क्या कंडीशन लगाई कि वेयर काउंट हैविंग काउंट स्टैरिक इज ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो तमाम ऐसी रोज जो होंगी, फिर कोई अगर ऐसी होगी तो वो डिटेक्ट हो जाएगी, तो मतलब वो उसको अलाउ नहीं करेगा कोई भी ऐसा स्टाफ मेंबर जो 100 से ज़्यादा एट अ टाइम जो है वो डील कर रहा हो। इसी तरह मतलब अब ये आपके जनरल कॉन्स्टेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स के जी मसलन फ़र्ज़ करें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, आप किसी भी जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिस्टम डिफ़ाइन कर रहे हैं उससे रेलेवेंट कुछ भी जनरल कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं जो उस स्पेसिफिकली उस ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लिक हैं। तो मतलब आप इसमें कोई फिक्स नहीं कर सकते कि ये चीज़ होगी और ये नहीं होगी। तो कोई भी रूल्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आप उनको अपने सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डाटा डेफिनेशन की, जो कि हमारा मेजर बेसिकली ये चैप्टर है या जो फोकस है इसके अंदर जो हमने एक्चुअली कवर करना है इन इस लेक्चर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। तो कीप इन माइंड के देयर आर नंबर ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स लाइक स्कीमास, domains, tables, views and indexes, and all these database objects. So you should be able to differentiate कि जी ये क्या क्या objects हैं। schemas को अभी थोड़ी देर में हम define करेंगे। पहली बात ये कि overall एक क्या होता है, database होता है, ठीक है। database के अंदर फिर मुख्तलिफ किस्म के objects होते हैं उस database के, ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या हो सकता है? स्कीमा हो सकता है, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, डोमेन्स हो सकती हैं बहुत सारी, ठीक है, टेबल्स हो सकते हैं, और टेबल्स में हम देखते हैं वो हो सकता है किसी एक स्कीमा में हो, किसी दूसरे स्कीमा में हो। व्यूज़ हो सकते हैं मुख्तलिफ, मतलब वो भी स्कीमाज के हवाले से हम आगे थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। इंडेक्सेस हो सकते हैं, और इंडेक्सेस किसी एक पर्टिकुलर टेबल के हवाले से हो सकते हैं, हम देखेंगे। अब ये सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वी नीड टू डिफाइन दीज ऑब्जेक्ट्स। जब तक हमने इन्हें डिफाइन नहीं किया होगा तो इनकी तो कोई एग्जिस्टेंस होगी नहीं। तो ऐसी तमाम चीज़ें फिर जिनकी एग्जिस्टेंस की बात आती है तो वी नीड टू डिफाइन दोज ऑब्जेक्ट्स।
or anything which can be defined with the help of a create statement that can be destroyed as well. तो उसको ख़त्म करना हो तो फिर क्या करें जी? तो मतलब हमें एक तो create की स्टेटमेंट हमें चाहिए होगी, और फिर डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट, डोमेन है तो क्रिएट डोमेन हो जाएगा, टेबल है तो क्रिएट टेबल हो जाएगा, स्कीमा है तो क्रिएट स्कीमा हो जाएगा, व्यू है तो क्रिएट व्यू हो जाएगा। तो मतलब पहली बात कि क्रिएट समझ आ गया, क्रिएट करने के लिए कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट। आगे क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप बतानी है, कौन से ऑब्जेक्ट टाइप है, स्कीमा है, टेबल है, व्यू है, डोमेन है एंड सो ऑन, जो भी पॉसिबल हो सकते हैं, यूजर है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया उसको ख़त्म भी, मसलन फर्ज करें हमने एक टेबल क्रिएट किया, अब वो मज़ीद उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसको डिलीट, मतलब उसको ख़त्म करना चाहते हैं उस डेफिनेशन को, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज़ ड्रॉप। तो ड्रॉप हमारा जो है उस डिस्ट्रॉय करने के लिए उस डेटाबेस ऑब्जेक्ट को, अगेन ड्रॉप के बाद हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम किसको ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, स्कीमा है, डोमेन है, टेबल है, व्यू है, और फिर आगे डेफिनेटली उसका नाम चाहिए होगा, वो तो जब हम इनको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, लेकिन ये बुनियादी एक कॉन्सेप्ट आपको जो है मैं देता चलूँ। अब जो मेजर आपकी एसक्यूएल डीडीएल स्टेटमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्रिएट स्कीमा है, स्कीमा मैंने आपको बताया कि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल स्कीमाज हो सकते हैं, ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे आगे भी थोड़ा सा। तो स्कीमा को इस तरह समझ लें कि मसलन स्कीमा के अंदर अगेन कलेक्शन ऑफ टेबल्स, व्यूज एंड इंडेक्सेस और इस तरह की सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो डेटाबेस एक मेन रख लें और उसके अंदर बहुत सारे स्कीमास डिफाइन किए जा सकते हैं और हर स्कीमा के अंदर डिफरेंट टेबल्स आ सकते हैं। तो बाज़ औक़ात जब मल्टीपल डिफरेंट किस्म की आपके वो जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको आप डिफरेंट स्कीमास में डिफाइन कर लेते हैं, बजाय ये कि डेटाबेसेस डिफरेंट आप डिफाइन करें। तो मतलब ये खैर अब थोड़ा सा एडवांस जब हम बात करते हैं टॉपिक्स की तो उसमें इसकी ज़्यादा डिस्कशन मैं यहाँ पे आपके लिए नहीं करूँगा, लेकिन कीप इन माइंड कि एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे स्कीमाज हो सकते हैं और हर स्कीमा के अंदर टेबल्स हो सकते हैं, और जो एक स्कीमा के अंदर दो एक जैसे टेबल नहीं हो सकते, लेकिन मुख्तलिफ स्कीमाज के अंदर एक जैसे टेबल्स हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो जब कोई स्कीमा क्रिएट करना हो तो क्रिएट स्कीमा की कमांड है, और अगर उसको ड्रॉप करना हो तो ड्रॉप स्कीमा की कमांड है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्रिएट डोमेन और ड्रॉप डोमेन। लेकिन क्रिएट के अलावा डोमेन एक ऐसी चीज़ है, मसलन हमने पढ़ी है कि डोमेन क्या स्पेसिफाई करती है, एक तो उसकी डाटा टाइप, फिर हम उसके ऊपर चेक कोई कंस्ट्रेंट लगाना चाहें कि इसके अंदर वैल्यूज डोमेन कंस्ट्रेंट क्या है इसका, ठीक है। ये क्रिएट डोमेन के थ्रू ही हमने किया था ना पिछले लेक्चर में। तो फिर क्या है कि मसलन फर्ज करो हमने जो नेम है, फर्ज करो हमने 10 कैरेक्टर्स का रखा, उसकी लेंथ 10 रखी और कैरेक्टर था वो, और हमें फील हुआ नहीं जी नाम तो बड़ा भी आ सकता है, एक बंदा है उसका नाम 15 कैरेक्टर का है, तो अब इट मीन्स कि वी नीड टू चेंज, ठीक है, अदरवाइज वो तो फिर नाम 15 कैरेक्टर का 10 में तो नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हमें उसकी डाटा डेफिनेशन को मॉडिफाई करना है, तो वी नीड टू अल्टर दैट डोमेन, और अब हम 10 के बजाय उसको 15 कर देंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि मतलब आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो डाटा डेफिनेशंस हैं इनको ज़्यादा मॉडिफाई ना किया जाए। क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरे डाटा के ऊपर होगा। लेकिन अगर आप जो आपका अपडेट या डिलीट या आपका इंसर्ट था, ये सिर्फ रिकॉर्ड्स, कुछ पोर्शन, मतलब उन सर्टन रिकॉर्ड्स के साथ इसका ताल्लुक होता था, डीएमएल स्टेटमेंट्स का, जो उस रिकॉर्ड से ही मतलब मुताल्लिक होती थी, तो मतलब उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं था। लेकिन आप ये चेंज करते हैं तो इट मीन्स आपकी सारे मतलब उसमें ऑलमोस्ट उस पूरे एंटिटी के ऊपर, पूरे टेबल के ऊपर उसका चेंज जो है वो या इम्पैक्ट उसका आएगा। इसी तरह सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिएट और टेबल क्रिएट करना, क्योंकि हमने कहा जी रिलेशनल मॉडल में होता ही क्या है, टेबल्स की फॉर्म में हर चीज़ होती है, ठीक है। ड्रॉप टेबल ऑल्टर भी किया जा सकता है। मसलन फ़र्ज़ करो किसी टेबल के अंदर कॉलम कोई नया ऐड कर दिया, कोई कॉलम डिलीट कर दिया, ड्रॉप कर दिया, फिर उसके बाद उस कॉलम की
के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट आपने ऐड कर दिया या उसको रिमूव कर दिया एंड सो ऑन। हम देखेंगे कि अल्टर में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। इसी तरह व्यूज़ हैं हमारे पास। व्यूज़ हमने देखा था कि व्यू जो है वो आपके बेस टेबल नहीं होते, ऐसे टेबल्स नहीं होते जो डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहे हों, बल्कि वो किसी क्यूरी की मदद से जो है वो रिजल्ट होता है किसी क्यूरी का, और हम उसको एक नाम दे देते हैं और फिर हम मुख्तलिफ यूज़र्स के लिए बजाय उनको उन टेबल्स तक एक्सेस दी जाए, हम उनको व्यूज़ उनके डिफ़ाइन करके फिर उन तक एक्सेस देते हैं, ताकि एक सिक्योरिटी भी एक तरह से जो है हमारी मेंटेन हो जाती है। तो क्रिएट व्यू किया जा सकता है, तो व्यू को ड्रॉप भी किया जा सकता है। इसी तरह बहुत सारे DBMS जो है वो क्रिएट इंडेक्स और ड्रॉप इंडेक्स के सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह देखते हैं। क्रिएटिंग अ डेटाबेस, सबसे पहली बात, जैसे जब भी आप कोई मसलन प्रैक्टिकली काम करने जाएंगे तो देन डेफिनेटली यू विल रिक्वायर अ टूल, मसलन जैसे SQL या DBMS, SQL सर्वर है या Oracle है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, कोई और DBMS। तो अब आपने उसके अंदर जो है वो डेटाबेस क्रिएट करना है। अब मतलब ये जो प्रोसेस है डेटाबेस क्रिएट करने का, इट वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जो मल्टी यूजर एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर जो अथॉरिटी होती है डेटाबेस क्रिएट करने की, कुछ तो डिफ़ॉल्ट सिस्टम डेटाबेसेस होती हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी अगर आपने डेटाबेस क्रिएट करना है तो वो जो आपका DBA होता है उसके पास मोस्टली राइट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सिंगल यूज़र सिस्टम है उसमें एक डिफ़ॉल्ट डेटाबेस ऑटोमेटिकली जब आप इसको इंस्टॉल करते हो तो वो आ जाता है, और फिर आप अगर और क्रिएट करना चाहें, क्योंकि उसमें तो एक सिंगल यूज़र ही होता है, तो आपको अथॉरिटी होती है कि आप ही DBA हो या आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप उसके अंदर डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हो। लेकिन कीप इन माइंड ISO स्टैंडर्ड डज नॉट स्पेसिफाई हाउ डेटाबेसेस आर क्रिएटेड एंड ईच डायलेक्ट जनरली हैज़ अ डिफरेंट अप्रोच। तो मतलब ISO ने इसके लिए कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि डेटाबेस इस तरह क्रिएट करना है। मतलब ये मुख्तलिफ जो वेंडर्स हैं उनके ऊपर मतलब उन्होंने छोड़ दिया, वो जिस तरह उसको इम्प्लीमेंट करें। तो डेटाबेस जो है वो क्रिएट करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली मैंने आपको बताया था हमेशा दो तरीके हैं, या आप कमांड के थ्रू क्रिएट डेटाबेस, और या आप वो फिर राइट क्लिक करके वो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, आप मेन्यू के थ्रू भी क्रिएट डेटाबेस कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर DBMS में। अच्छा, अब अगर हम ISO स्टैंडर्ड की बात करें तो जो रिलेशंस या जो दूसरे मतलब टेबल्स हो गए, व्यूज हो गए, या जितने भी दूसरे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, दे एग्जिस्ट इन एन एनवायरनमेंट। मतलब ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम डिस्कस करेंगे, और उस एनवायरनमेंट को मतलब किसी एक डेटाबेस का जो एनवायरनमेंट है, इट कुड बेसिकली कंटेन वन और मोर कैटलॉग्स, डिपेंड्स, ठीक है। एंड ईच कैटलॉग कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ स्कीमा। तो हर एक कैटलॉग के अंदर हो सकता है मल्टीपल आपके स्कीमाज हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आपने कितने स्कीमाज क्रिएट किए होंगे। अब स्कीमा क्या है जी? अ स्कीमा इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर रिलेटेड डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द डेटाबेस आर डिस्क्राइब्ड इन वन स्कीमा और एन अदर। तो मतलब जितने भी डेटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेस के, टेबल्स हैं, व्यूज हैं, इंडेक्सेस हैं, डोमेन है, वो किसी ना किसी एक स्कीमा के साथ उनका एसोसिएशन होगी, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स इन अ स्कीमा कैन बी टेबल्स। अब ये देख लें कि स्कीमा के अंदर जो है कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। पहली बात मैंने आपको बताया था, सबसे ऊपर डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर फिर बहुत सारी चीजें हो सकती है, स्कीमाज हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, व्यूज हो सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन वो अब जो ये वाली चीजें हैं ना, ये किसी स्कीमा के अंदर भी आ सकती हैं कि स्कीमा कैन बी टेबल्स, व्यूज, डोमेन्स, असर्शंस एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और बहुत सारे हैं जिनको शायद हम कवर नहीं कर रहे, लेकिन फिलहाल चूंकि हमारे हवाले से यही काफ़ी हैं। तो स्कीमा का एक और यह है कि स्कीमा शुड हैव दी सेम ओनर, कि किसी भी एक स्कीमा का जो ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर हैं उन सब का ओनर जो है वो एक ही होना चाहिए। उसका मकसद भी बताएंगे, क्योंकि किसी भी स्कीमा के अंदर जो ओनर होगा, ही हैज़ द राइट टू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशन, उसके पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी किस्म के ऑपरेशन उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर परफॉर्म कर सकता है। तो मतलब उसको स्पेसिफाई करने के लिए फिर उसका ज़रूरी है कि वो एक ही ओनर हो, ताकि हम इजीली उसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं।
अच्छा, क्रिएट स्कीमा जो है वो क्रिएट कैसे किया जा सकता है? क्रिएट स्कीमा की कमांड के थ्रू, और उसके बाद स्कीमा का नाम और अथोराइजेशन है, और अथोराइजेशन में हम बताते हैं कि किसको अथॉरिटी दे रहे हैं, कौन हमारा जो है वो यूज़र है जिसके अथॉरिटी है स्कीमा की, या ओनर इसका कौन है। तो मसलन फ़र्ज़ करें अगर हम एक लिखें क्रिएट स्कीमा एसक्यूएल टेस्ट्स, तो ये हमारे स्कीमा का नाम है, अथोराइजेशन स्मिथ। तो स्मिथ इज़ द यूज़र हु हैज़ द अथॉरिटी ओवर स्कीमा एसक्यूएल टेस्ट्स। तो स्कीमा जब क्रिएट किया तो ये मतलब सिंटैक्स था, फॉर्मेट था, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें पता है ड्रॉप स्कीमा के बाद अगेन स्कीमा का नाम आता है। तो मसलन अगर एसक्यूएल टेस्ट को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप स्कीमा एसक्यूएल टेस्ट, और उसके बाद रिस्ट्रिक्ट या कैस्केड की ऑप्शन है। और ये रिस्ट्रिक्ट और कैस्केड वही है जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दिया है। रिस्ट्रिक्ट के केस में ये होगा कि जी, और ये डिफॉल्ट होता है, स्कीमा मस्ट बी एम्प्टी, स्कीमा के अंदर कोई भी और ऑब्जेक्ट्स नहीं पड़े होने चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो रिस्ट्रिक्ट के केस में फिर ये ऑपरेशन आपका सक्सेसफुल नहीं होगा, आप ड्रॉप नहीं कर सकते उस स्कीमा को, ठीक है। और ये डिफॉल्ट है, इस चीज़ को आपको क्लियर होना चाहिए। जो कैस्केड है, अब इसका इम्पैक्ट हमेशा बड़ा जो है ना, यू शुड बी वेरी केयरफुल। कैस्केड बड़ा मतलब एक हवाले से उसका इम्पैक्ट बड़ा डेंजरस है, ठीक है। तो लेकिन मतलब वो सर्टन सिचुएशंस के लिए है, तो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि आपको किस किस्म का फिर अगर आप ये ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो फिर क्या होगा। तो कैस्केड ऑपरेशन क्या करता है? कैस्केड्स टू ड्रॉप ऑल ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विद स्कीमा, इफ एनी ऑफ दीज ऑपरेशन फेल्स ड्रॉप स्कीमा फेल। अब स्कीमा के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं उन सबको फिर साथ वो कर देगा। लेकिन अगर फिर वही अगेन के किसी और की एग्जिस्टेंस उसके ऊपर है, उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो वो भी साथ जाएंगे एंड सो ऑन। लेकिन अगर उनमें से कोई भी ऑपरेशन दरमियान में से फेल हो गया तो फिर स्कीमा आपका ड्रॉप नहीं होगा। अगर उसके अंदर एम्प्टी नहीं है और ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं तो फिर डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। अब हम अपने मेजर जो है वो टॉपिक पे आते हैं, जो बेसिकली जो सारी अभी तक हमने तमहीद बांधी है वो इसी चीज़ के लिए थी कि हम जो रिलेशनल मॉडल है उसके अंदर तो हमारे टेबल्स की फॉर्म में सारा कुछ पड़ा होता है। तो टेबल को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, तो टेबल को डिफ़ाइन करने के लिए जो हमारे पास स्टेटमेंट है दैट इज़ क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट आपके सामने नज़र आ रही है। हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें हमने कवर ना भी की हों, लेकिन हम जो मेजॉरिटी जो मेजर ऑप्शंस हैं उनको ज़रूर हम देखेंगे। क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नेम, जो भी आपका टेबल का नाम आप रखना चाहें, जैसे स्टाफ, ब्रांच, प्रॉपर्टी फॉर रेंट एंड सो ऑन, जो भी आपके नेमिंग रूल्स हैं एसक्यूएल आइडेंटिफायर के आपने देखे थे उसको यूज़ करते हुए। आगे देखें, आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे करली ब्रेसेस देख रहे हैं। और करली ब्रेसेस यू नो कि जी करली ब्रेसेस आर यूज्ड बेसिकली फॉर मैंडेटरी के, ये मैंडेटरी कोई चीज़ है इसके अंदर जो है, ठीक है। और मैंडेटरी में आप देखें कि पहला जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर कॉलम नेम है कि आपने कॉलम का नाम देना है, ठीक है। मतलब किसी भी टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम्स होंगे ना, जो भी कॉलम्स होंगे वो आपने नाम देना है। उसके बाद उसकी डाटा टाइप स्पेसिफाई करनी है, और बाज़ औक़ात हम देखें कि उसमें डाटा टाइप भी दे सकते हैं या डोमेन के थ्रू भी उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर ऑप्शनल आप देखें कि नॉट नल है। अब ये ऑप्शनल है, आप दें या ना दें आपकी मर्जी। अगर नहीं देते तो इट मीन्स आपका नल उसमें अलाउड है, लेकिन अगर आपने करना है कि नॉट नल तो फिर आपको खुद से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इसी तरह इस कॉलम को यूनिक करना चाहें तो आप यूनिक का ऑप्शनल भी है आपके पास। उसके बाद एक और ऑप्शनल चीज़ जो आप देख रहे हैं उस कॉलम के हवाले से, पर्टिकुलर कॉलम के हवाले से, अब ये पैरेंथेसिस आप देखें कि जो पैरेंथेसिस हैं ये जो है उस कॉलम के हवाले से ये आगे तक जा रही है, ठीक है। तो जो डिफ़ॉल्ट की ऑप्शन है, तो डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड है, उसके बाद आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं। मसलन अगर आपका कोई नंबर होगा तो वो बगैर कोट्स के आएगा, कोई स्ट्रिंग है तो वो आपके सिंगल कोट्स में आएगी एंड सो ऑन, कोई डेट है तो वो भी कोट्स में आएगी, ठीक है। तो आप डिफ़ॉल्ट जो भी उस एट्रीब्यूट की वैल्यू है, तो मतलब एक टेबल के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, आपने खुद से देखना होगा। उसके बाद चेक, उस कॉलम की वैल्यूज़ के ऊपर आप कोई वैलिडेशन लगाना चाहें, कोई कॉन्स्टेंट लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हो, और सर्च कंडीशन आप देख सकते हो। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर ऑप्शनल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपकी डॉट डॉट डॉट, तो डॉट डॉट ये था कि मल्टीपल इसकी अकरेंसेस आ सकती हैं,
ठीक है। मल्टीपल अकरेंसेस से क्या मुराद है कि आपके मल्टीपल कॉलम्स हैं तो आप उनको कॉमा सेपरेटेड लिस्ट के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें तो हर एक टेबल के लिए हमने कहा था एक क्लॉज होगा प्राइमरी की का, तो वो आपका प्राइमरी की का क्लॉज है, और फिर लिस्ट ऑफ कॉलम्स है, और लिस्ट ऑफ कॉलम एक सिंगल भी हो सकता है या मतलब कंपोजिट भी की हो सकती है, आपका डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद यूनिक, जिनको कॉलम्स को आप करना चाहें तो वो लिस्ट ऑफ कॉलम्स या एक सिंगल या कंपोजिट वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अब चूंकि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए हैं तो अब आपको इससे कोई मसला नहीं होगा, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब एक टेबल के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने इनको कंपोनेंट बाय कंपोनेंट पहले हमने इनको डिस्कस कर लिया है। उसके बाद फॉरेन की है, फॉरेन की के अंदर अब फॉरेन की भी यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपकी प्राइमरी की कंपोजिट है तो फिर फॉरेन की भी कंपोजिट होगी, तो अगर सिंपल है तो सिंपल होगी। तो लिस्ट ऑफ कॉलम्स फॉरेन की के। उसके बाद रेफरेंसेस आता है, रेफरेंसेस के बाद पेरेंट टेबल नेम, जो हमने जिस तरह किया था कि किस को रेफर कर रहा है, किस टेबल में, वो एज अ प्राइमरी की है। और आप ऑप्शनल इसमें एक चीज आ रही है, आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की कॉलम। तो अब आप ये देखें कि जो फॉरेन की है हमने डिस्कस किया था कि इट कुड बी, मतलब ज्यादातर ये होता है कि ये प्राइमरी की दूसरे जब टेबल में इंक्लूड की जाती है तो वो एज अ फॉरेन की होती है, लेकिन आप कोई और की प्राइमरी की के अलावा भी शामिल कर सकते हैं जो कैंडिडेट की हो और उधर उसको आप डुप्लीकेट कर दें तो वो फॉरेन की होगी। तो अगर आपने कोई कैंडिडेट की इंक्लूड की हुई है तो फिर आपको मस्ट उस कैंडिडेट की को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा रेफरेंसेस के अंदर, ठीक है, उस टेबल के नाम के बाद। लेकिन अगर आप सिर्फ टेबल का नाम देते हैं तो इट इज एज्यूम्ड बाय एसक्यूएल के जो प्राइमरी की है उस टेबल की वही एक्ट कर रही है इस टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की। तो इट शुड बी क्वाइट क्लियर। अब फॉरेन की के ऊपर हमने दो ऑपरेशंस की बात की थी जो बड़े क्रूशियल हैं जी, के अपडेट किया जाए तो क्या हो और डिलीट किया जाए तो क्या हो, और हर ऑपरेशन के अगेंस्ट हम 4 डिफरेंट एक्शंस जो है हमने स्पेसिफाई किए थे, जिनमें कैस्केड, सेट नल, सेट डिफॉल्ट और नो एक्शन है। और बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आपका नो एक्शन होता है। तो आगे आपका ऑन अपडेट के बाद भी, और ये दोनों भी ऑप्शनल हैं, आप मतलब नहीं दें तो फिर आपको पता है कि जो डिफॉल्ट होगा। तो रेफरेंशियल एक्शन आपका जो है दोनों के लिए आपने स्पेसिफाई करना है, ऑन अपडेट के लिए भी, ऑन डिलीट के लिए भी। और फाइनली आपके जो जनरल चेक है जो कि पूरे टेबल से, तो कुछ चेक तो आपने देखा कि कॉलम से जिनका इम्पैक्ट सिर्फ एक उस पर्टिकुलर कॉलम पे होगा, तो कुछ चेक आपके ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके पूरे टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से हों, वो जो है आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्मेट है जो है क्रिएट टेबल का। तो आई होप कि अब हम एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको बहुत मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। अगर आपको पिछला लेक्चर क्लियर है तो इसमें कोई इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। अच्छा, हम अब जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट वाला हमारा टेबल है, ज़रा प्लीज़ उसको आप अपने सामने रख लें, उसकी कि जी उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट है। प्रॉपर्टी फॉर रेंट में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रॉपर्टी फॉर रेंट में प्रॉपर्टी नंबर है, दैट इज़ एक्टिंग एज अ प्राइमरी की। उसके अंदर उसके प्रॉपर्टी का एड्रेस है इन द फॉर्म ऑफ सिटी, पोस्ट कोड एंड सो ऑन, स्ट्रीट, तो ये उस प्रॉपर्टी का एड्रेस हो गया। फिर उस प्रॉपर्टी का टाइप क्या है कि आया कि वो फ्लैट है या हाउस है, ठीक है, ये चीज़ भी है। इसी तरह उस प्रॉपर्टी का रेंट कितना है ये उसके अंदर है। फिर उसके बाद उसका ओनर नंबर है ताकि ये कौन ओन करता है इस प्रॉपर्टी को, वो डिटेल्स हैं। फिर उसके बाद स्टाफ नंबर भी इसके अंदर एज अ फॉरेन की, ओनर नंबर भी एज अ फॉरेन की काम कर रहा है। स्टाफ नंबर इसलिए कि ये प्रॉपर्टी किसको दी गई है हैंडल करने के लिए, एंड सो ऑन। तो मतलब ये सारी फील्ड्स हैं इसके अंदर, तो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किस तरह। तो अब बिफोर स्टार्टिंग विद द क्रिएट टेबल हम कुछ डोमेन्स क्रिएट कर लेते हैं जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं ना उनके हवाले से। तो मतलब हो सकता है यहाँ पे सारे हमने ना स्पेसिफाई किए हों जगह की कमी के बायस, लेकिन आपको फॉर एग्जांपल मतलब ये आपको चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दी गई हैं। अब देखें, क्रिएट डोमेन ओनर नंबर एज, अब डोमेन हमने क्रिएट की एज वेरिएबल कैरेक्टर 5। अब एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो फॉरेन की होती है, फॉरेन की के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो डेफिनेशन आपने उसके पेरेंट टेबल में की हुई हो वही इधर होनी चाहिए। अगर वो मिसमैच होगा तो तब भी इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का अपने जहन में रखना है। और देखें हमने इसकी चेक इसके ऊपर लगाया और वैल्यू इन, क्योंकि देखें ओनर नंबर तो इज एक्टिंग एज अ फॉरेन की, तो इट मीन्स इसकी जो भी वैल्यू इस टेबल प्रॉपर्टी फॉर रेंट में आनी चाहिए दैट मस्ट बी फ्रॉम दी
जो ओनर का टेबल है उसके अंदर से ही हो, उसके अलावा मतलब कोई ऐसा ओनर नंबर जो उधर एग्जिस्ट नहीं करता तो इधर तो वो नहीं असाइन होना चाहिए। तो इसलिए हमने देखें वैल्यू इन सिलेक्ट ओनर नंबर फ्रॉम प्राइवेट ओनर, जो प्राइवेट ओनर के टेबल है उसके अंदर से हम कह रहे हैं कि उसी की लिस्ट में से कोई वैल्यू होनी चाहिए या फिर नल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने क्रिएट डोमेन प्रॉपर्टी टाइप एज कैरेक्टर 10 चेक और वैल्यू इन, हमने दो पॉसिबिलिटीज दे दी, अगर ज्यादा होती हैं तो आप ज्यादा दे देते। तो इट मींस कि जी जो आपका प्रॉपर्टी टाइप है इट कुड ओनली कंटेन आइदर फ्लैट और हाउस इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो मींस दो ही वैल्यू इसको असाइन कर सकते हैं, या फ्लैट या हाउस। इसी तरह क्रिएट डोमेन प्रॉपर्टी रूम्स कि जी उसके अंदर रूम्स की तादाद कितनी है, सॉरी ये मैं बताना भूल गया कि आर प्रॉपर्टी के कितने रूम्स हैं, एज स्मॉल इंट, और चेक इस पे लगाया। और हमने एज्यूम यही किया जी कि मैक्सिमम जो रूम्स हो सकते हैं ना किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर वो 15 हो सकते हैं, और मतलब 1 और 15 के दरमियान हमने लिमिट दे दी। तो हमने चेक इस पे भी लगा दिया बिटवीन 1 and 15, वैल्यू बिटवीन 1 and 15। इसके बाद हमने क्रिएट डोमेन प्रॉपर्टी फॉर रेंट किया और इसको एज डेसिमल 6,2 किया। 6,2 मींस कि जी आपके 6 डिजिट्स टोटल होंगे इंक्लूडिंग मतलब जो आपका इशारिया को निकाल के, डेसिमल को निकाल के टोटल 6 डिजिट्स, लेकिन जो इशारिया के बाद जो आपके डिजिट्स हैं वो कितने, वो 2 हैं। ठीक है जी, तो ये आपका 6,2 है। तो चेक वैल्यू हमने लगा दी बिटवीन 0 and 999.99। ठीक है, तो ये आपकी जो है इसका रेंट हो सकता है। तो मतलब ये हमने डोमेन्स क्रिएट कर ली, ताकि अब ये डोमेन अगर आप एक दफ़ा यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं ना तो इसका बड़ा फ़ायदा है आपको, अगर आप समझें तो। वो फ़ायदा ये है कि अब ये सारी चीज़ें आपको हर जगह रिपीट, मसलन अगर फ़र्ज़ करें आपके 2 टेबल्स हैं उनके अंदर स्टाफ नंबर यूज़ हो रहा है, तो अब 2 दफ़ा आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट उधर इस डोमेन का नाम लिख देंगे उस एट्रीब्यूट के सामने, तो मतलब आपका थोड़ा काम भी कम हो जाएगा और ज़्यादा एफिशिएंट वे में आपका काम हो जाएगा। तो मतलब डोमेन्स आर ऑलवेज प्रेफर्ड। अब जब ये डोमेन्स हमने सारी क्रिएट कर ली, अब अगला काम हम ये करेंगे कि हम टेबल क्रिएट करेंगे प्रॉपर्टी फॉर रेंट का। ठीक है जी, तो ये जो एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी फॉर रेंट का टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं। तो मतलब प्लीज़ इनको अपने जहन में रखें कि जो आपके जो पीछे डोमेन्स, मतलब इसमें शायद हमने कुछ मिस कर दिए हैं, लेकिन हमने ऑलमोस्ट वो सारी जो है, ये तो जस्ट आपको एग्जांपल दे रहे हैं, तो मतलब आप उनको शामिल कर सकते हैं जो रह गई हैं। तो आप देखें हमने क्रिएट टेबल स्पेस टेबल का नाम लिखा प्रॉपर्टी फॉर रेंट, पैरेंथेसिस स्टार्ट, उसके बाद पहला एट्रीब्यूट, और ये पहले एट्रीब्यूट का नाम होता है, एट्रीब्यूट का नाम है प्रॉपर्टी नंबर। और हमने कहा था जी जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसमें कहते हैं जी कि आपका जो एट्रीब्यूट का नाम है दैट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द लोअर केस, और अगर मल्टी वर्ड है तो अगला जो वर्ड है उसका पहला जो कैरेक्टर है दैट शुड बी कैपिटल। तो जैसे आप देखें प्रॉपर्टी सारा लोअर केस में, जो नंबर है उसका N कैपिटल है। ठीक है, अब उसके आगे हम प्रॉपर्टी नंबर एक डोमेन डिफाइंड है, तो मतलब पिछली स्लाइड में नहीं थी लेकिन ये आप बुक में एग्जांपल देखेंगे तो ये आपकी है, मतलब आप खुद से डिफाइन कर लें, और स्पेस देके हमने नॉट नल कर दिया। ठीक है, और इसके लिए हमने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं असाइन किया, और डॉट 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 का मतलब है कि आगे और कोई भी अगर एट्रीब्यूट्स इसके अलावा हैं तो वो आ गए हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद रूम्स है, रूम्स का हमने किस पे डिफाइन किया, पी रूम्स प्रॉपर्टी रूम्स के ऊपर जो पिछली हमने डोमेन डिफाइन की थी। अच्छा, यहाँ पे नाम शायद डिफरेंट हो लेकिन इससे कोई फ़र्क, आपने मतलब नाम तो वही यूज़ करना है, लेकिन मे बी जगह की वजह से हमने इधर नाम थोड़े डिफरेंट यूज़ किए हैं। नॉट नल कि इसमें भी नल नहीं आ सकता, रूम्स हमने मस्ट स्पेसिफाई करने। वो डिफ़ॉल्ट देखें अब 4 दे दिया, तो ये डिफ़ॉल्ट किस लिए होता है कि फ़र्ज़ करो जी अब हम डाटा एंटर कर रहे थे एक प्रॉपर्टी के लिए, एक नई प्रॉपर्टी थी PG16, हमने रूम्स की वैल्यू नहीं दी, तो अब उसके अंदर हमने तो कोई सप्लाई नहीं की लेकिन वो डिफ़ॉल्ट खुद ही 4 उसके अंदर सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट इसलिए होता है। रेंट देखें, रेंट इज़ डिफाइंड ऑन प्रॉपर्टी फॉर रेंट डोमेन, प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर, इसको भी हमने नॉट नल कहा, और डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू जो है हमने 600 दे दी है। ठीक है, और हर जो आपका एट्रीब्यूट है या कॉलम है दैट इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ कॉमा, उसके अलावा कॉमा नहीं आना चाहिए। एक कॉमा हमारा इधर गलती से नज़र आ रहा है इधर। ठीक है, ये जो
रेंट के नॉट नल के बाद आ रहा है, ये सही नहीं है। जो कॉमा आना चाहिए वो हमेशा जब उस एट्रीब्यूट का इख्तिताम हो गया, कॉलम ख़त्म हो गया, तो अगले पे आना चाहिए, और आखिरी जो कॉलम होता है उसके बाद नहीं आपने कॉमा लगाना होता। ठीक है। ओनर नंबर के ऊपर डिफाइंड है, नॉट नल कर दिया। स्टाफ नंबर के ऊपर डिफाइंड है, और कंस्ट्रेंट भी वो हमने देखे, वो कंस्ट्रेंट डिफाइन किया था ना क्रिएट असर्शन की मदद से, तो कंस्ट्रेंट स्टाफ नॉट हैंडलिंग टू मच हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ब्रांच नंबर, उसकी डोमेन ब्रांच नंबर है, नॉट नल है ये भी। अब देखें प्राइमरी की एक ही हो सकती है इस टेबल की, तो प्राइमरी की क्या है, उसके अंदर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस के अंदर हमने प्रॉपर्टी नंबर कर दिया। फॉरेन की 2 फॉरेन कीज हैं इसके अंदर, ठीक है, एक स्टाफ नंबर है और एक ओनर नंबर है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे मतलब जगह की कमी की बायस हम सिर्फ एक ही दिखा रहे हैं। फॉरेन की स्टाफ नंबर रेफरेंसेस स्टाफ। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि अब सिर्फ टेबल का नाम लिखा है स्टाफ रेफरेंसेस में, लेकिन अगर ये जो फॉरेन की है ये कैंडिडेट की के साथ मतलब वो उसको एज अ फॉरेन की शामिल किया होता तो फिर ब्रैकेट में हम वो कैंडिडेट की शामिल करते, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब हम सिर्फ टेबल का नाम देते हैं तो इट इज़ एज्यूम्ड कि जी हम प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की इधर इंक्लूड किया गया है, तो फिर इस सूरत में हमें यहाँ पे कॉलम लिस्ट के अंदर वो देने की ज़रूरत नहीं होती। अदरवाइज अगर फिर ऐसा ना हो तो फिर आपको मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद वही जो 2 ऑपरेशंस हैं ऑन डिलीट के और ऑन अपडेट के, उसके लिए हमने रेफरेंशियल एक्शन डिफाइन करना है। तो ऑन डिलीट पे देखें आपने सेट नल स्पेसिफाई कर दिया, और ऑन अपडेट पे आपने कैस्केड कर दिया कि अगर एक जगह चेंज हुआ तो खुद ही ऑटोमेटिकली सारी रोज़ को जहाँ जहाँ वो चेंज हुआ है, जिधर जिधर वो रिपीट हुआ है तो उसको चेंज कर दो। तो मतलब ये भी देखें आप कितना एक ज़बरदस्त फीचर है इस हवाले से कि आप एक जगह चेंज करोगे और कैस्केड क्या करेगा, वो हर जहाँ पे उसकी वैल्यू मतलब एज अ फॉरेन की यूज़ हुई है तो वो खुद ही अपडेट कर देगा। तो मतलब आपको तो बाज़ वक़्त पता ही नहीं शायद हो कि ये कितनी रोज़ में ये जो है आया है। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें आपने ब्रांच B001 को B001 से B005 कर दिया, तो जितने स्टाफ मेंबर्स चाहे 50 थे चाहे 100 थे ब्रांच B001 के अंदर, उनको ऑटोमेटिकली वो उनकी ब्रांच नंबर में जाके चेंज कर देगा। या वो स्टाफ नंबर कहीं और यूज़ हो रहा है ब्रांच नंबर किसी भी और मतलब टेबल के अंदर, तो वहाँ ऑटोमेटिकली वो उसको कर देगा। टेबल क्रिएट करना आपने सीख लिया। अगली चीज़ है अल्टर टेबल। टेबल की डेफिनेशन को चेंज करना हो तो देर आर सर्टन ऑपरेशंस दैट कुड बी परफॉर्म्ड यूजिंग द अल्टर टेबल। तो 6 ऑप्शंस हैं। पहली चीज़ नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। एक टेबल है उसमें एक कॉलम आपको ख्याल आया जी ईमेल नहीं स्टाफ की शामिल की, तो वो भी कर लें। कोई और कॉलम ऐड करना था वो करना हो तो वो इसके थ्रू कर सकते हैं। कॉलम फालतू है, आप कहते हो नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, आपने देखा नहीं इसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। एक नया कॉन्स्ट्रेंट ऐड कर सकते हो टेबल के ऊपर, ठीक है, और इसी तरह एक टेबल कॉन्स्ट्रेंट जो है वो आप ड्रॉप कर सकते हो। सेट अ डिफ़ॉल्ट फॉर अ कॉलम, के जी डिफ़ॉल्ट नहीं कॉलम के लिए आपने सेट किया हुआ था, अब जो है आप उसके लिए सेट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। इसी तरह एक ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट आपने सेट किया हुआ है तो उसको ड्रॉप करना चाहो तो वो भी आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये 6 ऑप्शंस हैं जो कि आपके अल्टर टेबल के अंदर जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। अल्टर टेबल का अगर आप जनरल फॉर्मेट देखें अपनी स्क्रीन पे तो काफ़ी यूँ कम्प्लेक्स किस्म का है, लेकिन इसको घबराना नहीं है, इसको बस अब आपको चीज़ें बहुत क्लियर हैं। आप देखें अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नाम आता है, उसके बाद ऑप्शन हैं आपकी ये सारी, ये जो 6 हमने डिस्कस की। देखिए पहली चीज़ ऐड कर सकते हैं, और ऐड के अंदर फिर ऑप्शनल क्या है, कॉलम है, तो कॉलम ऐड कर सकते हैं, और नीचे आप देखें जाके ज़रा तो ड्रॉप कॉलम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जब कॉलम ऐड हो रहा है तो कॉलम ऐड के ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। कॉलम होता है तो कॉलम को क्या क्या कर सकते हैं, कॉलम का नाम स्पेसिफाई करते हैं, उसकी डाटा टाइप बताते हैं, उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं वो नॉट नल होगा या नहीं होगा, यूनिक होगा या नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट उसका सेट कर सकते हैं, चेक सेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये वही मतलब इसमें घबराने की बात नहीं है, ये वही चीज़ है। ड्रॉप कॉलम किया तो जस्ट कॉलम का नेम और रिस्ट्रिक्ट या कैस्केड की ऑप्शन आती है, तो मतलब इट्स वेरी क्लियर। जब कॉन्स्ट्रेंट ऐड करना है तो वो ऐड कॉन्स्ट्रेंट के थ्रू होगा, और कॉन्स्ट्रेंट का नाम आएगा और टेबल कॉन्स्ट्रेंट डेफिनेशन आएगी, जो भी आपकी उसकी डेफिनेशन है वो आप देंगे। तो कॉन्स्ट्रेंट ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कॉन्स्ट्रेंट और कॉन्स्ट्रेंट का नेम, और उसमें अगेन हमारे पास वही 2 ऑप्शंस हैं, रिस्ट्रिक्ट या कैस्केड की। अल्टर कॉलम को मॉडिफाई करना है,
मतलब कोई भी उसकी डिफ़ॉल्ट चेंज करनी है या उसका ड्रॉप करना है डिफ़ॉल्ट, तो वो कैसे करेंगे? अल्टर कॉलम, सेट डिफ़ॉल्ट, और अब देखें हम उसका डिफ़ॉल्ट सेट कर रहे हैं और डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दे दी, और अगर आपने अल्टर कॉलम और ड्रॉप डिफ़ॉल्ट कर दिया तो मतलब ये उस अल्टर टेबल के अंदर ये 6 आपकी ऑप्शंस आ सकती हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल और फिर हमें और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सपोज यू आर आस्क्ड कि जी चेंज स्टाफ टेबल बाय रिमूविंग डिफ़ॉल्ट ऑफ असिस्टेंट, कि जी फ़र्ज़ करो हमने स्टाफ के अंदर जो पोजीशन है ना उसको डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ था, ठीक है, अब उसको हमने रिमूव करना है। तो आप देखें अल्टर टेबल स्टाफ, क्यों? क्योंकि हम टेबल तो स्टाफ को अल्टर कर रहे हैं ना, उसके अंदर फिर हमने क्या कहा? अल्टर पोजीशन, और डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेट था, अब उसको क्या करना है? ड्रॉप करना है। तो आपने कहा जी ड्रॉप डिफ़ॉल्ट। दूसरी चीज़ ये कि फ़र्ज़ करें जी सेटिंग डिफ़ॉल्ट फॉर सेक्स कॉलम टू फीमेल, पहले मेल सेट हुआ हुआ अगर, या तो अब आप उसको खुद से सेट कर दो जी फीमेल कर दो, ठीक है। तो अल्टर टेबल स्टाफ दोबारा नए सिरे से, देखें सेमी कॉलन मीन्स वहां पे पहली स्टेटमेंट खत्म होगी, अभी अगली स्टेटमेंट है। अल्टर टेबल स्टाफ दोबारा, अल्टर सेक्स और सेट डिफॉल्ट फीमेल। इसी तरह change the property for rent table by removing the constraint that staff are not allowed to handle more than 100 properties at a time। तो ये एक टेबल लेवल का constraint था जिसको हम अब रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे? तो अल्टर टेबल प्रॉपर्टी फॉर रेंट, ड्रॉप constraint, और constraint के बाद हमने staff not handling too much उसका नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगली अगर हमसे कहा जाता है change the client table by adding a new column, एक नया कॉलम ऐड करना है क्लाइंट के अंदर और उसको कहेंगे प्रेफर्ड नंबर ऑफ रूम्स। तो अल्टर टेबल क्लाइंट ऐड के बाद कॉलम का नाम, और कॉलम का नाम के बाद उसकी डाटा टाइप, लेकिन डाटा टाइप के बजाय आप अगर पिछली स्लाइड्स में देखें तो यही हमने वो डोमेन डिफाइन की थी वो प्रॉपर्टी रूम्स के लिए, तो हमने इसके लिए वो सारा कुछ लिख दिया। लेकिन इसके बाद नॉट नल, इसकी यूनिक और ये चीज़ें अगर स्पेसिफाई करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। चेक वगैरह तो हमने उधर कर लिया था, डिफ़ॉल्ट भी उसमें डोमेन के अंदर ही डिफाइन किया हुआ है, तो नॉट नल और यूनिक इसको हम करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉलम के इंडिविजुअल आपकी जो है ऑप्शंस हैं। अच्छा जी, टेबल क्रिएट हो सकता है तो टेबल ड्रॉप भी हो सकता है। तो टेबल ड्रॉप करने से मुराद आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। अब याद रखें पिछला जो डीएमएल हमने पढ़ी थी, डीएमएल में हमने डिलीट पढ़ा था, तो डिलीट वाज कंसर्न विद डिलीटिंग रोज, हम सिर्फ रिकॉर्ड डिलीट करते थे। डेफिनेशन मसलन हम डिलीट फ्रॉम स्टाफ कर देते तो मींस कि हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, तमाम रोज डिलीट होगी उस टेबल की, लेकिन स्टिल उसकी डेफिनेशन तो एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। आपके मतलब ये क्लियर आपने करना है। लेकिन जब हम ड्रॉप टेबल कहते हैं तो इट मींस कि अगर उस टेबल की डेफिनेशन भी निकाल दो प्लस उसके अंदर अगर कोई डाटा पड़ा है वो भी निकाल दो, ठीक है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग दिस ड्रॉप टेबल कमांड, ठीक है। इट मींस कि यू आर डिस्ट्रॉइंग द डेफिनेशन ऑफ दैट टेबल। लेकिन डिलीट इतना ज़्यादा, डिलीट भी मतलब थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि आप सारा रिकॉर्ड डिलीट कर देते तो फिर कहाँ से लाएंगे वापस, ठीक है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। ड्रॉप टेबल, इसका फॉर्मेट क्या होता है? जनरल फॉर्मेट ड्रॉप टेबल कीवर्ड्स, उसके बाद टेबल का नाम, और अगेन वही दो ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट या कैस्केड, ठीक है। और एग्जांपल है, फर्ज करें ड्रॉप प्रॉपर्टी फॉर रेंट टेबल को अगर हमने करना है तो ड्रॉप टेबल और प्रॉपर्टी फॉर रेंट उसका नाम लिख दिया। अच्छा, कीप इन माइंड कि दिस रिमूव्स नेम टेबल जिसका नाम है प्रॉपर्टी फॉर रेंट एंड ऑल रोज विद इन इट। अच्छा, रिस्ट्रिक्ट के केस में क्या होता है कि इफ एनी अदर ऑब्जेक्ट्स डिपेंड फॉर देयर एग्जिस्टेंस ऑन कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ दिस टेबल, मींस कि जी कोई ऐसे व्यूज हैं या कोई और ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इस टेबल की एग्जिस्टेंस या उनकी एग्जिस्टेंस इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो रिस्ट्रिक्ट के केस में फिर क्या होगा कि वो आपको एसक्यूएल इसको डिलीट, इसको ड्रॉप करना अलाउ नहीं करेगी। लेकिन कैस्केड का आपको पता है कि हमेशा बड़ा केयरफुल होना है, ठीक है। कैस्केड क्या करेगा? न सिर्फ इसको ड्रॉप कर देगा और इसके अंदर डाटा को ड्रॉप कर देगा, बल्कि इसके ऊपर जितने डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे व्यूज कोई हो गए उनको भी ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने जो है केयरफुली इस ड्रॉप टेबल को कैस्केड के साथ जो है वो
इस्तेमाल करना है, अदरवाइज जो है ना देयर कुड बी ह्यूज प्रॉब्लम्स फॉर यू। इसके बाद क्रिएट इंडेक्स, जो कि मतलब मैंने बताया कि बहुत सारे DBMS तकरीबन इसको प्रोवाइड करते हैं। और इंडेक्स को थोड़ा सा समझ लें, इंडेक्स है क्या। एन इंडेक्स इज अ स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स एक्सेलरेटेड एक्सेस टू द रोज ऑफ अ टेबल बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ वन और मोर कॉलम्स। पहली बात कि फास्ट एक्सेस के लिए इंडेक्सिंग की जाती है ताकि आपकी एक्सेस जो है वो फास्ट हो जाए। और एक्सेस फास्ट जो है वो ऐसी कॉलम्स के ऊपर, मतलब एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स के ऊपर हो सकता है। अब इससे जो है आपकी परफॉर्मेंस है ना, मतलब आपने जो इंडेक्सिंग करते हैं और आपको करनी चाहिए, मतलब अभी आप चूँकि हम स्टेज पे नहीं पहुँचे कि हम इन चीज़ों को डिस्कस करें क्योंकि ये एडवांस थोड़ा सा, अभी तो हम बेसिक्स जो है वो कुछ कवर कर रहे हैं। तो मतलब आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए आपको इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। लेकिन इंडेक्सिंग जब आप करते हैं तो मतलब आपका जो DBMS है वो फिर कुछ एक्स्ट्रा को मेंटेन कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन को, और इससे आपका ओवरहेड बढ़ जाता है। आपका प्रोसेसिंग जो उसकी है DBMS के ऊपर जो बोझ है वो थोड़ा बढ़ जाता है। कीप इन माइंड के जी indexes can be created only on base tables, not on views। के जो इंडेक्स है वो बेस टेबल के लिए क्रिएट हो सकता है, व्यूज के लिए नहीं। हम व्यूज को कुछ हमने थ्योरी तो पढ़ी हुई है, लेकिन हम अभी आज देखेंगे कि उसका व्यूज को कैसे क्रिएट किया जा सकता है और वो एक्चुअली क्या है। जो क्रिएशन है ऑफ इंडेक्सेस इज नॉट स्टैंडर्ड SQL, ठीक है जी। कीप इन माइंड कि इट्स नॉट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि बहुत सारे DBMS इसको तकरीबन आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और इसका तरीका बड़ा आसान है, क्रिएट, उसके बाद यूनिक या ऑप्शनल है इंडेक्स, और इंडेक्स का नाम आप दे सकते हैं। और उसके बाद ऑन का कीवर्ड है, किस टेबल के ऊपर इंडेक्स आपने क्रिएट करना है, आप टेबल का नाम देते हो। फिर उसके बाद उन कॉलम्स का नाम देते हो, और कॉलम्स को आप दो ऑप्शनल चीज़ों में, एक कॉलम भी हो सकता है या मल्टीपल कॉलम्स, इसीलिए आपको डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। और जो उनकी ऑर्डर हो सकता है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग हो सकता है। ये आपका मेथड। अब इसको मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाता है जी क्रिएट यूनिक इंडेक्स, आपने कहा जी स्टाफ नंबर इंडेक्स, उसको नाम दे दिया स्टाफ नंबर इंडेक्स। ऑन रिलेशन कौन सा है, टेबल कौन सा है, स्टाफ के ऊपर। और किस एट्रीब्यूट के ऊपर इंडेक्स आपने क्रिएट करना है, स्टाफ नंबर के ऊपर करना है। इसी तरह आप प्रॉपर्टी नंबर इंडेक्स जो है वो आपने प्रॉपर्टी नंबर के ऊपर कर दिया। जो आप इसी तरह सिटी और रेंट के दो एट्रीब्यूट्स को मिला के, अब ये वही मेजर और माइनर कीज आ जाएंगी। तो पहले जो आपकी सॉर्टिंग होगी वो सिटी के बेस के ऊपर होगी, तो मसलन सिटी, और फिर अगली जो होगी वो माइनर रेंट के ऊपर होगी। तो मसलन आप इस तरह इंडेक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप जस्ट इतना समझ लें, हम आगे जब डिटेल में जाएंगे तो फिर इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह जब एक इंडेक्स क्रिएट किया जा सकता है तो उसको ड्रॉप भी किया जा सकता है। एंड इट्स वेरी सिंपल, ड्रॉप इंडेक्स, और इंडेक्स को ड्रॉप करने के बाद हम उसका नाम देते हैं जो भी इंडेक्स होता है। व्यू हम तकरीबन शुरू के लेक्चर से हमने थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस की, फिर हमने इसकी इम्पोर्टेंस को भी देखा। तो आज फिर इसको दोबारा से नए सिरे से देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि व्यूज़ के अंदर क्या क्या हमारे लिए फ़ायदे हैं और व्यू एक्चुअली होता क्या है। सो लेट्स डिफाइन द व्यू, द डायनेमिक रिजल्ट ऑफ वन और मोर रिलेशनल ऑपरेशंस ऑपरेटिंग ऑन द बेस रिलेशंस टू प्रोड्यूस एन अदर रिलेशन। दैट इज़ अ डेफिनेशन। एक और भी देखेंगे, लेकिन देखें सादा अल्फाज में बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई SQL की कमांड यूज़ करते हैं, या जो हमने रिलेशनल अलजेब्रा में भी हमने कहा था जी हम ऑपरेशन कोई परफॉर्म करते हैं रिलेशन के ऊपर, तो जो आपके ऑपरेंड्स हैं वो भी रिलेशन, जो आपके ऑपरेशंस हैं वो डिफरेंट जो भी अवेलेबल हैं, लेकिन जो रिजल्ट आता है दैट इज़ अगेन अ रिलेशन। तो जब हम कोई सिंपल SQL कमांड किसी किस्म की भी, मतलब कोई सिलेक्ट अप्लाई करते हैं, कोई इंटरसेक्ट करते हैं, कोई यूनियन करते हैं, कोई डिफरेंस करते हैं, या कोई ज्वाइन करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है दैट इज ऑलवेज अ रिलेशन। तो ये जो डायनेमिक रिजल्ट होता है जो किसी क्यूरी के रिस्पॉन्स में आता है दैट इज कॉल्ड अ व्यू। इसको एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। अ व्यू इज अ वर्चुअल रिलेशन। वर्चुअल, अब देखिए वर्चुअल किस लिए कि एक्चुअली ये डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जो दूसरे एक्चुअल टेबल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनको हम बेस टेबल्स कहते हैं, लेकिन ये हमारा वर्चुअल रिलेशन या टेबल होता है, ठीक है। दैट डज नॉट नेसेसरली एग्जिस्ट इन द डेटाबेस,
मतलब उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसका डाटा तो डिराइव हो रहा है कुछ दूसरे टेबल्स के अंदर से, ठीक है, एक से भी हो सकता है, मल्टीपल से भी हो सकता है। और बट कैन बी प्रोड्यूस्ड अपॉन रिक्वेस्ट बाय अ पर्टिकुलर यूजर एट द टाइम ऑफ द रिक्वेस्ट। मतलब कोई बंदा भी कोई रिक्वेस्ट जो डेटाबेस से करता है, कोई क्यूरी लिखता है, तो जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड अ व्यू। लेकिन अब एसक्यूएल हमें जो है वो ये फैसिलिटी जरूर प्रोवाइड करता है कि हम उस जो रिजल्ट है उसको एक नेम दे सकें, लेकिन स्टिल उसके नाम देने से हरगिज ये नहीं हो जाएगा कि वो डेटाबेस में पड़ा हो। वो रन टाइम पे वो क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और फिर वो हमें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हम उसकी एक वेरिएशन भी है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, अ व्यू इज डिफाइंड एज अ क्यूरी ऑन वन और मोर बेस टेबल्स और व्यूज। अब व्यू जो है वो दैट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ अ क्यूरी, और दैट क्यूरी कुड बी ऑन अ बेस टेबल, के आपने बेस टेबल पे लगाई, या एक और व्यू क्रिएट किया हुआ था उसके ऊपर एक क्यूरी लगा दे, तो मतलब ये भी व्यू हो सकता है, ठीक है। DBMS स्टोर्स द डेफिनेशन ऑफ द व्यू इन द डेटाबेस। डेफिनेशन स्टोर करेगा तो तभी उस व्यू को दोबारा रेफर कर सकते हैं ना, कि मतलब उस रिजल्ट को आपने दोबारा रेफर करना है तो उसके लिए फिर नाम रखना पड़ेगा और उसको डिफाइन करना पड़ेगा, तब उसको पता चलेगा कि इस रिजल्ट को हम ये व्यू कह रहे हैं, ठीक है। और हम देखेंगे कि व्यूज का मकसद क्या है। व्यूज का मकसद यह है कि हम जिस यूजर को जितनी एक्सेस देनी है ना, उसके हिसाब से उसके लिए व्यू क्रिएट कर दिया जाए, ताकि उसको एक्चुअल बेस टेबल का पता ही ना हो। उसके ख्याल में यही जो 4 एट्रीब्यूट्स हैं, मसलन वो जो है टोटल डेटाबेस है या वो एक टेबल है, ठीक है। लेकिन हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि हम तो उसको बड़ी लिमिटेड सी एक्सेस दे रहे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन हिज रोल के जॉब के हवाले से उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो जितनी उसको रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स हैं, जितनी रोज जो जो उसके रिक्वायर्ड हैं, वो हम उसको दे देंगे, तो वो उन्हीं से काम करेगा और उसकी एक्सेस एक्चुअल टेबल तक होगी ही नहीं। तो मतलब इट एड्स लेवल ऑफ सिक्योरिटी एज वेल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था। अच्छा, अब 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास, एक व्यू रेजोल्यूशन है और व्यू मटेरियलाइजेशन है। ये 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। जो व्यू रेजोल्यूशन है, that translates the request into an equivalent request against the source table। के मसलन जो व्यू हमने क्रिएट किया होता है और व्यू रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, तो उसमें क्या होगा कि जो व्यू के अंदर स्टेटमेंट होंगी वो ट्रांसलेट होंगी उन स्टेटमेंट के अंदर जो एक्चुअल टेबल के हवाले से, ठीक है। मतलब ये एग्जांपल से मैं कराऊंगा तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। और उसको ट्रांसलेट करके जो एक्चुअल टेबल के ऊपर जो हमने क्यूरी लिखी थी वो क्यूरी लिखी जाएगी और फिर उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और फिर जो भी आपकी उसमें वो परफॉर्म करने का कहा गया ऑपरेशन वो परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड व्यू मटेरियलाइजेशन थोड़ा सा डिफरेंट वे में काम करता है। वो क्या करता है, इट स्टोर्ड द व्यू एज अ टेम्परेरी टेबल इन द डेटाबेस। के मतलब वो टेम्परेरीली एक टेबल ही बना देता है विद डाटा जो है, और एंड मेंटेन्स द करेंसी ऑफ द व्यू एज द अंडरलाइंग बेस टेबल्स आर अपडेटेड। के मतलब अगर बेस टेबल में कोई रोज ऐड हुई हैं और वो उस व्यू में भी नजर आनी चाहिए तो वो उधर भी उनको मेंटेन करता है, या इधर कुछ ऐड हुआ तो उधर उसको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम इन चीज़ों को बड़ी डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है कि व्यू रेजोल्यूशन और व्यू मटेरियलाइजेशन 2 मेजर हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें इधर कवर करने हैं। अच्छा, क्रिएट व्यू की हम बात करते हैं। क्रिएट व्यू, जिस तरह क्रिएट टेबल था, व्यू भी उसी तरह क्रिएट किया जा सकता है। क्रिएट व्यू के कीवर्ड्स हैं, उसके बाद व्यू का नाम आता है, जो भी आपने उसका नाम रखना हो। उसके बाद आप कॉलम्स भी, मसलन देखें बाज़ वक़्त व्यू में मसलन फ़र्ज़ करें हम कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करके कोई चीज़ ला रहे हैं, तो वो कॉलम के नाम तो उधर नज़र नहीं आएंगे ना, या कोई हम एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो मतलब हम व्यू के कॉलम हेडिंग्स खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो जो टेबल्स के अंदर नाम है वही वाले एट्रीब्यूट के या कॉलम्स के नाम आप यूज़ करना चाहें तो वो भी हो सकते हैं, ठीक है। और एज उसके बाद मतलब वो लिस्ट है कॉलम की, वो जितनी आपके कॉलम्स आप उसमें स्पेसिफाई करना चाहें। एज सब सेलेक्ट, और वो फिर एज के बाद वो आपकी सब सेलेक्ट होता है, मीन्स के सिलेक्ट की क्यूरी होती है। और फिर इसके ऑप्शन है विद कैस्केड लोकल
चेक ऑप्शन, ठीक है जी, विद लोकल चेक ऑप्शन है या विद कैस्केड चेक ऑप्शन है, और हम इन चीज़ों को खैर आगे जाके बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब कीप इन माइंड कि वी कैन असाइन अ नेम टू ईच कॉलम इन व्यू। अब वो नाम दो तरह से हो सकता है, अगर तो हमने खुद से व्यू के नेम के बाद स्पेसिफाई किया तो वो नाम वही एज इट इज आएंगे, लेकिन अगर हमने स्पेसिफाई नहीं किया तो जो हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर नीचे एज के बाद किया ना, तो जो कॉलम्स के नाम है वो वही वाले आएंगे। लेकिन आप देखें बाज़ औक़ात ये है कि फ़र्ज़ करें मैंने एक कॉलम सेलेक्ट किया, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, तो व्यू का भी जो एट्रीब्यूट होगा कॉलम होगा उसका भी फर्स्ट नेम आएगा, क्योंकि टेबल में जो वो नाम है उसका स्टाफ के अंदर मैंने कहा जी लास्ट नेम भी लास्ट नेम के तौर पे आएगा। लेकिन मैं अगर कहता हूँ सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, तो अब जो मेरा व्यू है उसके अंदर जो तीसरा एट्रीब्यूट फिर सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 ही लिखा हुआ आएगा। लेकिन मैं उसको अगर कहूँ जी कि मंथली सैलरी या वट एवर कोई भी उसको एनुअल सैलरी में कहना चाहता हूँ या डिवाइडेड बाय 12 है, तो उसको जो भी मैं कोई एज के वो क्लॉज जो आपने सीखा भी था कि आप उस एट्रीब्यूट को रीनेम कर सकते हैं, तो आप फिर ऊपर आपको फिर ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा, फिर अगर नहीं करेंगे तो वो फिर एज इट इज़ उधर आ जाएगा, ठीक है। इफ लिस्ट ऑफ कॉलम नेम्स इज स्पेसिफाइड इट मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ आइटम्स एज नंबर ऑफ कॉलम्स प्रोड्यूस्ड बाय सब सिलेक्ट। कॉमन सेंस की बात है कि ऊपर आपने व्यू नेम के बाद 4 कॉलम्स डिफाइन कर दिए कि जी इस व्यू के अंदर 4 कॉलम्स होंगे, तो इट मींस कि सब सिलेक्ट में भी अब आपके कितने कॉलम होने चाहिए, 4, ताकि कोरस्पॉन्डिंग वो 4 ही हो, उधर 4 है तो उन्हीं 4 की वैल्यूज उसको मैप करेगी ना, तो ये कॉमन सेंस की बात है। इफ ओमिटेड ईच कॉलम टेक्स नेम ऑफ कोरस्पॉन्डिंग कॉलम इन सब सिलेक्ट। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप ऊपर कॉलम लिस्ट नहीं देते तो फिर जो सब सिलेक्ट के अंदर आपके कॉलम नेम्स यूज हुए हैं वही उधर जाके यूज हो जाएंगे। लिस्ट मस्ट बी स्पेसिफाइड इफ देयर इज एनी एम्बिग्विटी इन अ कॉलम नेम। अगर किसी किस्म की एम्बिग्विटी है तो फिर बेहतर है कि आप ऊपर कॉलम नेम स्पेसिफाई कर दें। द सब सेलेक्ट इज नोन एज द डिफाइनिंग क्यूरी, और सब सेलेक्ट जो होता है वही आपको जो है एक्चुअल वो व्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड दिस इज कॉल्ड डिफाइनिंग क्यूरी। विद चेक ऑप्शन इंश्योर्स that if a row fails to satisfy where clause of the defining query, it is not added to the underlying base table। तो मतलब with check option का एक खास मकसद है कि कौन सी रोज जो हैं वो उसके लिए आ सकती हैं और कौन सी नहीं आ सकती, लेकिन हम इनको आगे एग्जांपल्स के साथ जब डिस्कस करेंगे तो होपफुली ये ज़्यादा आपको क्लियर होगा। नीड सिलेक्ट प्रिविलेज ऑन ऑल टेबल्स रेफरेंस इन सब सिलेक्ट एंड यूजेज प्रिविलेज ऑन एनी डोमेन्स यूज्ड इन रेफरेंस कॉलम। अब फर्ज करें जी आपने व्यू के अंदर कुछ टेबल्स के अंदर से आप डाटा लेके आ रहे हैं ना, तो अब आपके पास उसके ऊपर प्रिविलेज ही नहीं है। प्रिविलेज से मुराद आपके राइट ही नहीं है कि आप उस टेबल से डाटा सेलेक्ट कर सकें। जो आप यूजर हैं और आप कोई व्यू क्रिएट कर रहे हैं तो फिर आप जो या आपने उसको यूज करना है तो फिर आप वो नहीं कर सकते, या आप अगर कोई डोमेन्स यूज कर रहे हैं उसके अंदर और उन डोमेन की यूजेज प्रिविलेज आपके पास नहीं है, अब ये प्रिविलेजेस हैं ये हम DCL में कवर करेंगे, ठीक है, तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। अब हम कुछ व्यू की डिफरेंट टाइप्स देखते हैं। हॉरिजॉन्टल व्यू, हॉरिजॉन्टल जैसा कि नाम से जाहिर है कि जो रो वाइज हो, ठीक है, कोई भी ऐसा व्यू हमारी क्यूरी ऐसी होगी जो सर्टन रोज लेके आएगी और उस व्यू को फिर हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल व्यू कहेंगे। मसलन सपोज यू आर आस्क्ड कि जी क्रिएट अ व्यू so that the manager at branch B003 can see only the details for staff who works in his or her branch office। अब जैसे मैनेजर्स हैं किसी भी ब्रांच के, चाहे B001 है B002 है, तो अब मतलब इट इज़ नॉट फेयर कि जी अब उसको बाकी ब्रांचेस को जो स्टाफ है उसका भी डाटा दिखाया जाए, मतलब लॉजिकली उसका ताल्लुक नहीं बनता ना। तो B003 जो ब्रांच का मैनेजर है उससे तो सिर्फ जो ऐसे स्टाफ मेंबर्स का डाटा नजर आना चाहिए जो सिर्फ उसकी ब्रांच में काम करते हैं, मतलब वो ज़्यादा लॉजिकल है, फालतू हमें तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम उसके लिए एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं और दिस व्यू विल बी हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल व्यू क्या होता है, हॉरिजॉन्टल व्यू रिस्ट्रिक्ट्स अ यूजर एक्सेस टू सिलेक्टेड रोज ऑफ वन और मोर टेबल्स के रो वाइज आपकी रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है, कि आपके रोज की बेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगती है कि जी कौन सी रोज देख सकता है और कौन सी नहीं देख सकता। तो कैसे व्यू क्रिएट करेंगे, क्रिएट व्यू की कमांड, ठीक है, क्रिएट व्यू। उसके बाद हमने कहा जी मैनेजर 3 स्टाफ,
ये उसका नाम है, कुछ भी रख सकते हैं, मैंने कहा था मीनिंगफुल नेम होने चाहिए, ठीक है। मैनेजर 3 स्टाफ, इसको अब इसका डाटा कैसे आना है। अब देखें इस व्यू के अंदर कोई कॉलम्स नहीं मैंने स्पेसिफाई किए, इट मींस कि जो कॉलम अब मेरे सिलेक्ट स्टेटमेंट में होंगे वही वाले नाम एज इट इज इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यू के जो नेम्स हैं वो भी आप चेंज करना चाहते हैं, मतलब जो एक्चुअल टेबल में वो ना नजर आए, मतलब हालांकि उसको तो टेबल का पता ही नहीं होगा, जो यूजर होगा वो यही समझेगा शायद यही टेबल है एक्चुअल, लेकिन उसको नहीं पता कि ये आप जो है एक और सिक्योरिटी का लेवल आपने ऐड किया हुआ है और आप तो उसको एक्चुअल टेबल तक एक्सेस ही नहीं दे रहे, ठीक है। ये सारी चीजें यूजर से तो हिडन है। अच्छा, अब आपने कैसे सिलेक्ट किया डाटा इस व्यू के लिए, एज सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टाफ, सारा डाटा इसका जो आएगा स्टाफ के टेबल में से आएगा, लेकिन कौन सा डाटा आएगा, हाँ जी, जिनका स्टाफ मेंबर का डाटा कौन सा हो, जिनकी ब्रांच नंबर B003 हो, तो वेयर ब्रांच नंबर इज इक्वल टू B003। तो पहली बात, इस जो सब सिलेक्ट है इसमें सारे एट्रीब्यूट्स आ गए, इसमें जी आपका स्टाफ नंबर भी आ गया, फर्स्ट नेम भी आ गया, लास्ट नेम भी आ गया, पोजीशन भी आ गई, सेक्स भी आ गई, डेट ऑफ बर्थ भी आ गई, और ब्रांच नंबर है, ठीक है। ये सारी फील्ड्स आ गई, ठीक है। अच्छा, रोज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि रोज सिर्फ वही वाली जिनकी ब्रांच नंबर की वैल्यू क्या है B003। तो स्टाफ नंबर के जरा टेबल को जाके देख लें, आप जरा उसको सामने खोल लें और उसमें देखें कि आपकी कौन सी रोज हैं जिनके अंदर ब्रांच नंबर की वैल्यू B003 है। तो अब वो जो रोज हैं जो उस क्यूरी का रिजल्ट आता है, अब वो एज इट इज एक जो है वो बन जाएगा आपका व्यू बन जाएगा, और उस व्यू का नाम हमने रख दिया है मैनेजर 3 स्टाफ, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें जी मैनेजर साहब जो आपके ब्रांच B003 हैं, हम उनको कहते हैं जी आपने जब भी अपने स्टाफ का डाटा देखना हो आपने ये क्यूरी लगानी है, मैनेजर 3 स्टाफ का टेबल जो है, हम उनको नहीं बता रहे कि ये व्यू है, लेकिन हम उनको कहते हैं जी आप मैनेजर 3 स्टाफ को एक्सेस करेंगे। अब वो अगर क्यूरी एग्जीक्यूट करें ना, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मैनेजर 3 स्टाफ, या उनके लिए जब व्यू मतलब एप्लीकेशन के थ्रू किया तो ये क्यूरी लिखेंगे, तो अब इसमें क्या नजर आएगा, इसमें सिर्फ वो रोज नजर आएंगी, ठीक है, जो ब्रांच B003 वाली हैं, और बाकी कॉलम नेम्स एग्जैक्टली वही आए हैं जो उस टेबल के अंदर एक्चुअली थे। लेकिन हम अगर चेंज करना चाहते तो हम कर सकते थे, इसमें कोई मसला नहीं था हमें, ठीक है। अच्छा जी, जो वर्टिकल व्यू है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बेसिकली हॉरिजॉन्टल व्यू। तो हॉरिजॉन्टल जो था वो रोज के ऊपर बेस कर रहा था, जो वर्टिकल है वो कॉलम्स के ऊपर बेस करेगा। इट मींस कि हम अपनी मर्जी के कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सपोज अब देखें जैसे मैनेजर था, मैनेजर को तो स्टाफ की सारी इंफॉर्मेशन विजिबल होनी चाहिए, इंक्लूडिंग देयर डेट ऑफ बर्थ, उनकी सैलरी, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो तो उनका मैनेजर है, उसको पता होना चाहिए मेरे हर स्टाफ को कितनी सैलरी मिल रही है, वो उनको हेड कर रहा है। लेकिन फर्ज करो कि अगर स्टाफ मेंबर्स एक दूसरे का डाटा देखते हैं, तो अब मतलब नॉर्मली ये प्रैक्टिस नहीं होती कि सैलरी जो है हर दूसरे बंदे को दूसरे की पता हो, मतलब वो हर बंदे का एक इंडिविजुअल मामला होता है, या उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं, नाम या बेसिक इंफॉर्मेशन है वो बेशक बता दें। तो मतलब हम अगर अपने स्टाफ के लिए चाहते हैं कि उनको कुछ स्पेसिफिक डाटा नजर आए, उनको सैलरी और डेट ऑफ बर्थ वगैरह नजर ना आए, या कोई और आप जो फील्ड्स निकालना चाहें तो वो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके लिए आप एक और व्यू क्रिएट कर लो, और ये व्यू जो किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच, हम अभी चूंकि एग्जांपल ब्रांच 003 की ले रहे हैं, तो हम B003 के स्टाफ मेंबर्स की बात करते हैं, तो हम उनको जो है वो दिखाएंगे कि कौन सा जो है उनके लिए जो है वो व्यू होना चाहिए। तो हमने एक व्यू क्रिएट करना है, क्रिएट व्यू, और सिर्फ स्टाफ 3 का नाम रखा, उसको मैनेजर 3 स्टाफ रखा था, ठीक है। तो ये स्टाफ 3 कि जी सिर्फ स्टाफ के जो लोगों का व्यू होगा ना, और जो ब्रांच 3 के लिए है, ठीक है, और इसको एज सिलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन, सेक्स फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच नंबर इज इक्वल टू B003। अब इसको दो तरह से हम जो है वो कर सकते हैं स्पेसिफाई। एक तो ये कि हमने डायरेक्ट अगेन स्टाफ के रिलेशन से लिख दिया, ठीक है, जो सब सिलेक्ट है हमारी, लेकिन हमने एक ऑलरेडी
वो व्यू भी तो क्रिएट किया हुआ मैनेजर के लिए, हम उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि हम क्रिएट व्यू स्टाफ 3 करें, एज सेलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन और जो भी एट्रीब्यूट्स आपने शामिल करने, और फ्रॉम, और ये देखिए नीचे आगे फ्रॉम के बाद हमने व्यू का नाम लिख दिया, तो हम उस व्यू के अंदर से भी सर्टेन कुछ जो है वो एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और कुछ को हम स्किप कर सकते हैं। तो अब ये जो व्यू है दैट विल बी स्पेसिफिक फॉर दी स्टाफ मेंबर्स। तो वो स्टाफ मेंबर्स हर दूसरे अपने जो कुलीग है उसका तमाम डाटा देख सकेंगे, लेकिन उनकी सैलरी वाली जो डिटेल्स हैं या बाकी जो डेट ऑफ बर्थ है जैसे, वो नहीं देख सकेंगे। इसमें ब्रांच नंबर भी हमने निकाल दिया है, मतलब ब्रांच नंबर की तो वैसे ही वो लॉजिकली सेंस नहीं बनती थी ना इसमें, क्योंकि हम तो एक स्पेसिफिक ब्रांच के हवाले से तो बात कर रहे हैं, B003 तो उनकी तो ब्रांच है ही एक, तो वो तो फील्ड दिखाने की, कॉलम दिखाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, अब कोई भी जो स्टाफ मेंबर होगा, जब उसको कहा जाएगा हाँ ये कर लो एक्सेस डाटा, लेकिन तुम्हारा जो टेबल है, जो तुम्हारा व्यू है वो स्टाफ 3 है, तो अब जब उसने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टाफ 3 करना है ना, तो उसके ख्याल में यही टोटल है जी इंफॉर्मेशन जो डाटाबेस में पड़ी हुई है, ठीक है। उसको तो नहीं पता कि स्टाफ का एक टेबल एग्जिस्ट करता है और उसके अलावा कोई और व्यूज़ भी या डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके ख्याल में यही सारी इंफॉर्मेशन होगी और उसकी जो एक्सेस है वो इसी के हद तक होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी रोज़ वही 3 है, लेकिन इसमें कॉलम्स जो है आपके सिलेक्टेड हैं। तो ये आपका वर्टिकल व्यू आ गया। इसी तरह आपको जो ग्रुपिंग की बेस के ऊपर जो है ना वो, या जॉइन के बेस के ऊपर जो है ना वो व्यूज भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है एक व्यू क्रिएट करो ऑफ स्टाफ हु मैनेज प्रॉपर्टीज फॉर रेंट इंक्लूडिंग ब्रांच नंबर, दे वर्क एट स्टाफ नंबर एंड द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज दे मैनेज। तो ये क्यूरी आपने सेलेक्ट में की थी, आपको भूली नहीं होगी होपफुली, कि जी हमें वो स्टाफ नंबर, ब्रांच नंबर और वो स्टाफ कितनी प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो हमने क्रिएट व्यू किया और इसका नाम दिया स्टाफ प्रॉप CNT काउंट, काउंट से निकला। अब देखें इसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स भी व्यू के खुद से डिफाइन कर रहे हैं। अब ये नाम नजर आएंगे, अब नाम वो वाले नजर नहीं आएंगे। तो ब्रांच नंबर, जो भी नाम आप इधर लिखेंगे, स्टाफ नंबर और कॉमा CNT, तो इट मींस 3 इसके एट्रीब्यूट होंगे। तो एक चीज अब बड़ी क्लियर होनी चाहिए आपको, सब सेलेक्ट में आप कितने एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने हैं आपने, 3 ही, ठीक है, ताकि उनकी वैल्यूज फिर इनके नीचे आएंगी। एज सेलेक्ट S डॉट ब्रांच नंबर। अब चूंकि ये एक मल्टी टेबल क्यूरी है तो इसलिए हमने वो जो एलियस यूज कर लिया, स्टाफ के लिए S यूज कर लिया, प्रॉपर्टी फॉर रेंट के लिए P कर लिया। तो S डॉट ब्रांच नंबर के स्टाफ का ब्रांच नंबर जी, ठीक है, कॉमा S डॉट स्टाफ नंबर, स्टाफ का ही स्टाफ नंबर, कॉमा काउंट स्टैरिक, ठीक है, फ्रॉम स्टाफ S कॉमा प्रॉपर्टी फॉर रेंट P, वेयर। अब ज्वाइन की कंडीशन क्या है कि जहां पे दोनों का स्टाफ नंबर जो है वो इक्वल है, तो तभी वो बेसिकली ना आपका रिजल्ट वही आएगा उन्हीं लोगों का कि वो कितनी प्रॉपर्टीज मैनेज कर रहे हैं। तो जहां दोनों की वो मैचिंग आ जाएगी वो वाली रोज सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वेयर S डॉट स्टाफ नंबर इज इक्वल टू P डॉट स्टाफ नंबर। और ग्रुप बाय, अब देखें ग्रुप बाय का आपको याद होगा, ग्रुप बाय का हमने कहा था जी जब भी ग्रुप बाय यूज होगा तो जो एट्रीब्यूट्स सेलेक्ट के अंदर बगैर एग्रीगेट फंक्शन के हैं वो सारे ग्रुप बाय में आने मैंडेटरी होते हैं, ठीक है। तो हमने देखें S डॉट ब्रांच नंबर कॉमा S डॉट स्टाफ नंबर कर दिया। अब ये जो आपकी कंडीशन है ज्वाइन की, इसको ज्वाइन व्यू कहते हैं, ठीक है। और जो आपका ग्रुप बाय क्लॉज होता है, ठीक है, वो आपका ग्रुप्ड व्यू कहलाता है। तो मतलब ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो आपको, और कीप इन माइंड अब इसका फायदा क्या होगा। ये व्यू जब आपने क्रिएट कर लिया ना, तो अब आप इस कम्प्लेक्स क्यूरी लिखने से बच गए। मतलब अगले अब जितने भी यूजर्स हैं वो अब सिर्फ ये करेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टाफ प्रॉप CNT, उनको ये इतनी लंबी चौड़ी क्यूरी, इतनी कम्प्लेक्स किस्म की क्यूरी देने की जरूरत नहीं है। उनके लिए जो क्यूरी हो जाएगी वो सिंपल होगी, लेकिन डेफिनेटली जो कम्प्लेक्सिटी है वो इधर तो है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह बेसिकली कोई भी एक ग्रुप्ड एंड जॉइंट व्यू इस तरह क्रिएट किया जा सकता है। और the purpose is to simplify multi-table queries for users। अब जब एक बंदा सिर्फ देखें, बजाय वो इतनी लंबी चौड़ी क्यूरी लिखने के वो सिर्फ लिखेगा select static from staff prop CNT, तो अब उसको
वो जो देखें 3 उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, ब्रांच नंबर, स्टाफ नंबर, CNT, और हर एक ब्रांच के अगेंस्ट फिर जो स्टाफ है और उस कितनी वो प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर रहा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। जैसे ST14 है वो एक प्रॉपर्टी मैनेज कर रहा है, ST37 है वो 2 कर रहा है, SL41 जो है वो 1 है, SA9 जो है वो 1 है, और अकॉर्डिंगली उनकी ब्रांचेस किस में वो काम करते हैं। जिस तरह व्यू क्रिएट किया जा सकता है उसी तरह व्यू को ड्रॉप भी किया जा सकता है। ड्रॉप व्यू का नाम रिस्ट्रिक्ट या कैस्केड, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट या कैस्केड आपको अब क्लियर है। रिस्ट्रिक्ट में पता है कि अगर उस व्यू के ऊपर कोई और व्यू डिपेंड कर रहा है तो फिर मसला है, ठीक है। और कैस्केड में ये है कि वो भी डिलीट और उसके ऊपर जो डिपेंड करने वाले हैं वो भी फिर गए, ठीक है जी। तो अगर आपने कोई भी ड्रॉप करना हो तो ड्रॉप व्यू मैनेजर 3 स्टाफ जैसे जो आपने पहले किया था उसको आप ड्रॉप कर दिया आपने, तो अब वो ख़त्म हो गया, उसकी डेफिनेशन डेटाबेस में से निकल जाएगी। कैस्केड में जैसे मैंने बताया, ऑल रिलेटेड डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स आर डिलीटेड, एनी व्यूज डिफाइंड ऑन व्यू बीइंग ड्रॉप्ड। मसलन जैसे अगर हमने वो जो स्टाफ 3 वाला व्यू है, अगर हम मैनेजर 3 स्टाफ डिलीट कर रहे हैं ना और कैस्केड के ऑप्शन के साथ कर रहे हैं, तो इट मीन्स अब स्टाफ 3 उसके ऊपर बेस कर रहा था तो वो भी जाएगा, ठीक है। तो मतलब जितने भी उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो भी गए। विद रिस्ट्रिक्ट जो कि डिफॉल्ट है, इफ एनी अदर ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन फॉर देयर एग्जिस्टेंस ऑन दैट पर्टिकुलर व्यू, तो फिर आपका ये ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। व्यू रेजोल्यूशन, अब व्यू रेजोल्यूशन को मैंने जैसे पहले कवर किया था कि व्यू रेजोल्यूशन क्या है कि जब भी आप एक्चुअली व्यू को क्यूरी कर रहे होते हैं तो फिर वो जो क्यूरी आपकी वो मैप होती है, ट्रांसलेट होती है इनटू इक्विवेलेंट वो जो सब सेलेक्ट था आपका उसके अंदर। तो व्यू रेजोल्यूशन जो है ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह काम करता है। तो ये द प्रोसेस ऑफ द व्यू रेजोल्यूशन वर्क्स एज फॉलोज। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी फ़र्ज़ करो कि हम इसकी बात करें कि सिलेक्ट स्टाफ नंबर कॉमा CNT फ्रॉम स्टाफ प्रॉप काउंट CNT, मतलब जो कि हमारा व्यू है, वेयर ब्रांच नंबर इज इक्वल टू B003, जिसके अंदर ब्रांच, अब देखें हम उस व्यू के ऊपर भी अब रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि हम सिर्फ उन रोज का डाटा देखना चाह रहे हैं जिसकी ब्रांच B003 है, और ऑर्डर बाय का क्लॉज भी यूज कर रहे हैं कि हमने सॉर्टिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ स्टाफ नंबर, ठीक है। और जो सिर्फ 2 हम इसमें एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स दिखा रहे हैं वो स्टाफ नंबर CNT है, ठीक है। अब आपको मैं पिछली स्लाइड में आपको दिखा दूं कि इस व्यू का अंदर एक्चुअली क्या क्या था, ठीक है। तो ये देखें, ये इसमें 2 B003 की रोज थी ब्रांच नंबर की, एक B005 की, एक B007 की, और स्टाफ नंबर 4 थे। और अगर चूंकि हम उस क्यूरी को देखें तो चूंकि वो ब्रांच B003 के वाले से रोज ले रहा है तो पहली 2 रोज सेलेक्ट होनी चाहिए, और उनका ऑर्डर भी ST14 ठीक है पहले, और ST37 ऑलरेडी ये सॉर्टेड है, तो 1 और 2 यही रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन ये अब जब आप कमांड देते हो तो ये एग्जीक्यूट कैसे होती है एक्चुअली हमने ये देखना है, और ये व्यू रेजोल्यूशन का प्रोसेस करता है, ठीक है। और ये किस तरह काम करता है हम देखते हैं। पहली बात, द व्यू कॉलम नेम्स इन द सिलेक्ट लिस्ट are translated in their corresponding column names in the defining query। अब देखें हमने कमांड क्या लिखी थी, हमने लिखा select staff number CNT। तो जो ये वाले जो कॉलम्स हैं ये मैप होंगे जो डिफाइनिंग क्यूरी के अंदर, वो जो सब सेलेक्ट जब व्यू क्रिएट कर रहे थे उसके अंदर जो कॉलम्स हैं ना उनमें मैप होंगे। तो स्टाफ नंबर तो उधर भी स्टाफ नंबर है, ठीक है, लेकिन CNT आपको पता है कि वो तो एग्रीगेट फंक्शन के उसके नतीजे में आया था ना, और वो कौन सा एग्रीगेट फंक्शन था, काउंट स्टैरिक का, ठीक है। तो आप देखें ये चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट S डॉट स्टाफ नंबर, वो याद है ना कि वो उस स्टाफ के स्टाफ नंबर में से था, ठीक है, एज स्टाफ नंबर और कॉमा काउंट स्टैरिक एज CNT, क्योंकि ये डिफाइनिंग क्यूरी में इसी तरह मेंशन था, तो अब उसने इसको ट्रांसलेट उधर ही कर दिया, ठीक है। View names in the from clause are replaced with the corresponding from list of the defining query। अच्छा, मैं आपको डिफाइनिंग क्यूरी भी एक दफ़ा दिखा दूं ताकि आपको ज़हन में आ जाए कि हमने कैसे इसको किया था। तो ये डिफाइनिंग क्यूरी आपकी देखें, व्यू जो हमने स्टाफ प्रॉप काउंट का किया था, इसमें देखें सब सेलेक्ट में क्या था, S डॉट ब्रांच नंबर, S डॉट स्टाफ नंबर कॉमा काउंट
स्टैरिक एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप देखें फ्रॉम में दो टेबल हैं, स्टाफ एस कॉमा प्रॉपर्टी फॉर रेंट पी, और जो वेयर क्लॉज है इसमें सिर्फ एक चीज है, एस डॉट स्टाफ नंबर इज इक्वल टू पी डॉट स्टाफ नंबर। अब देखें हम दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि जो फ्रॉम क्लॉज है वो भी ट्रांसलेट होना चाहिए जो डिफाइनिंग क्यूरी के अंदर था। तो फ्रॉम में देखें स्टाफ एस कॉमा प्रॉपर्टी फॉर रेंट पी आ गया, जो उधर था वही इधर भी। अच्छा, अगली चीज वेयर क्लॉज भी ट्रांसलेट होना चाहिए। तो वेयर क्लॉज देखें इस क्यूरी के अंदर भी है, इस जो हम इसके ऊपर कर रहे हैं जो आपके व्यू के ऊपर है, तो इसके अंदर जो वेयर का क्लॉज है वो ये है कि ब्रांच नंबर इज इक्वल टू B003 है, लेकिन एक वेयर क्लॉज आपके डिफाइनिंग क्यूरी के अंदर भी था, ठीक है। तो डिफाइनिंग क्यूरी में था एस डॉट स्टाफ नंबर इज इक्वल टू पी डॉट स्टाफ नंबर। तो चूंकि ये भी अब करना है तो हमने एंड का ऑपरेशन यूज कर लिया, मतलब ये एंड का ऑपरेशन ही यूज होगा, और ब्रांच नंबर भी उन्होंने कर दिया कि B003। अब ये दोनों कंडीशंस होंगी तो तब आपका रिजल्ट आएगा। फिर ग्रुप बाय या हैविंग अगर क्लॉज है तो वो जो डिफाइनिंग क्यूरी में है वो इधर आ जाएगा। तो आपको पता है डिफाइनिंग क्यूरी के अंदर ग्रुपिंग हुई थी, हैविंग तो नहीं था लेकिन ग्रुपिंग थी। अगर हैविंग होता तो हैविंग भी आता, तो आपने ग्रुप बाय एस डॉट ब्रांच नंबर कॉमा एस डॉट स्टाफ नंबर, वो इधर हो गया, ठीक है। और फाइनली आपका पता है जो आखिरी चीज होती है वो ऑर्डर बाय होता है, जो आपका क्लॉज है। तो ऑर्डर बाय जो डिफाइनिंग क्यूरी के अंदर है वो भी आएगा, और अगर इधर है तो वो भी आएगा। तो ऑर्डर बाय चूंकि उसी के अंदर था, तो आपका ऑर्डर बाय एस डॉट स्टाफ नंबर है, ठीक है। तो वो दोनों में ही स्टाफ नंबर के ऊपर ऑर्डरिंग है, तो इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है। अब जो फाइनली मर्ज क्यूरी अगर देखें ना, ये एक्चुअली क्यूरी अब ट्रांसलेट होगी कैसे, डीबीएमएस इसको कैसे कन्वर्ट करता है। मसलन आपने तो जो एज अ यूजर लिखा सेलेक्ट स्टाफ नंबर कॉमा CNT फ्रॉम स्टाफ प्रॉप काउंट व्यू का, और वेयर ब्रांच नंबर इज इक्वल टू B003, लेकिन अल्टीमेटली व्यू रेजोल्यूशन कैसे इसको कन्वर्ट करता है, और ये जो है वो आपकी फाइनल क्यूरी होगी। और इसमें देखें सेलेक्ट एस डॉट स्टाफ नंबर एज स्टाफ नंबर comma C count static as CNT from staff S comma property for rent P, where S dot staff number is equal to P dot staff number and branch number is equal to B003, group by S dot branch number comma staff number, or order by S dot staff number. तो this is how view resolution is basically performed, और किस तरह आपकी एक व्यू के ऊपर जो क्यूरी है that is translated into a query on actual टेबल। तो मतलब इस तरह आपका रिजल्ट जो है फिर मतलब वो हम कहते हैं ना कि वो रन टाइम पे डायनेमिकली वो जो है वो रिक्वेस्ट भेजी जाती है, जब आप व्यू को एक्सेस कर रहे होते हैं तो उस टाइम ये आपकी रिक्वेस्ट जाती है। तो ये आपका रिजल्ट आएगा जो मैंने आपको बताया था, मतलब उसी फॉर्म में, ठीक है। अब व्यूज के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे। अब व्यू के ऊपर सेवरल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब पहली बात यह है कि इफ कॉलम इन अ व्यू इज बेस्ड ऑन एन एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। मसलन एक व्यू हमने क्रिएट किया और उसके अंदर जैसे वो आपका CNT वाला कॉलम है वो अब एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो अब जो आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट अब जो उस व्यू के ऊपर लिखनी है, मसलन आपने उस व्यू से कुछ सिलेक्ट करना है, तो अब एक एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर आप एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कॉलम्स में अपीयर ओनली इन सिलेक्ट एंड ऑर्डर बाय क्लॉज ऑफ क्यूरीज दैट एक्सेस व्यू, ठीक है। लेकिन कॉलम में नॉट बी यूज्ड इन वेयर, क्योंकि आपको पता है एग्रीगेट फंक्शन वेयर में यूज नहीं हो सकता, और ना ही इट कुड एक्ट और इट कुड बी यूज्ड एज एन आर्गुमेंट टू एन एग्रीगेट फंक्शन। कि आप ये नहीं कर सकते कि काउंट के अंदर फिर इस काउंट को, मतलब चूंकि वो एक्चुअली तो एक एग्रीगेट फंक्शन ही था, ठीक है। मैं एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आप देखें मसलन फर्ज करें हमारा जो प्रॉप स्टाफ प्रॉप काउंट का हमारा व्यू था, उसमें देखें CNT जो हमारा एट्रीब्यूट था वो तो काउंट की मदद से ही आया था। तो आप देखें अगर मैं ये करता हूं सिलेक्ट काउंट CNT, मसलन CNT तो ऑलरेडी एग्रीगेट फंक्शन के नतीजे में आया है, तो मैं इसको इस तरह यूज नहीं कर सकता, ये रिस्ट्रिक्शन है। अब ये आप इस तरह का काम नहीं कर सकते फ्रॉम स्टाफ प्रॉप CNT। इसी तरह अगर मैं, चूंकि हमें पता है कि एग्रीगेट फंक्शंस कांट बी यूज्ड इन वेयर क्लॉज, तो मैं इस तरह भी नहीं कर सकता कि सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टाफ प्रॉप CNT वेयर CNT इज ग्रेटर देन 2, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस है कुछ जो कि हमें देखनी होंगी। इसी तरह जी ग्रुप्ड व्यू में नेवर बी जॉइंड विद अ बेस टेबल और अ व्यू, कि जो ऑलरेडी व्यू किसी जॉइन या ग्रुपिंग के ऊपर आया है उसकी अब जो है ना मजीद ग्रुपिंग
या ज्वाइन जो है वो नहीं किया जा सकता उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टाफ प्रॉप काउंट व्यू इज अ ग्रुप्ड व्यू, सो एनी अटेम्प्ट टू ज्वाइन दिस व्यू विद एन अनदर टेबल और व्यू फेल्स। तो मतलब ऑलरेडी जो एक ज्वाइंट या ग्रुप्ड टेबल है उसको मजीद ज्वाइन और किसी व्यू या टेबल के साथ नहीं कर सकते। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो कि आपको पता होनी चाहिए आप इस किस्म के ऑपरेशंस, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। दैट्स इट जी, ये हमारा आज का लेक्चर है। आई होप कि अब चीज़ें बड़ी अंडरस्टैंडिंग होंगी या इंटरेस्टिंग भी होंगी आपके लिए, कि आपको चीज़ें मतलब आपकी, जैसे मैं बात करता हूँ कि पिक्चर आपकी ज़रा बड़ी होती जा रही है तो चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही होंगी। लेकिन एक चीज़ अपने जहन में रखें कि जैसे मैंने कहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अगर इशू आएगा तो अब जो आपके अगले लेक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे। तो मतलब अपने बेसिक्स जो हैं वो उनको क्लियर करें, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी तो उनका इस्तेमाल इन लेक्चर्स के अंदर होगा और आपको फिर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। सो दूसरी बात, जैसे मैंने एसक्यूएल के हवाले से भी कहा था, डीएमएल का या डीडीएल, मतलब इट्स जस्ट लाइक मैथमेटिक्स एंड यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, चाहे उसके ऊपर पहले पेपर पे करें, फिर उसके बाद उसको उस पर अप्लाई करके देखें, आप अपने जो भी आपका डीबीएमएस है लैब में या अपने घर में, आप जो है जितना ज़्यादा इसको आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा बेहतर होगी, और जितनी वेरिएशंस आप खुद से सोच के ट्राई करेंगे आपके लिए अच्छा होगा। तो आज के लेक्चर की समरी हम जस्ट इसको समराइज कर लेते हैं। व्हाट वी कवर टुडे, हमने इंटीग्रिटी इन्हांसमेंट फीचर जो लास्ट टाइम हमने ख़त्म किया था तकरीबन वहाँ से ही शुरू किया, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को थोड़ा दोबारा डिस्कस किया, जनरल कॉन्स्टेंट्स की बात की, वी टॉक्ड अबाउट डाटा डेफिनेशन, और स्पेसिफिकली वी learned how to create, alter or drop table. We learned how to create a schema or drop schema. We learned how to create or drop index. फिर उसके बाद हमने व्यूज़ के ऊपर बात की कि व्यूज़ जो हैं वो कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, कैसे ड्रॉप किए जा सकते हैं, कुछ उनको इम्पॉर्टेंस को भी हमने समझने की कोशिश की कि वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और फाइनली हमने व्यू रेजोल्यूशन को बड़ा डिटेल के साथ देखा कि एक जब हम क्यूरी किसी व्यू को करते हैं तो वो कैसे ट्रांसलेट होती है और व्यू रेजोल्यूशन का प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है या एग्जिबिट वो कैसे वो काम करता है। तो और फाइनली हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखी कि जो कि व्यूज़ के ऊपर ऑपरेशंस के हवाले से हैं, कि मसलन कोई एग्रीगेट फंक्शन वाला एक कॉलम जो व्यू में है उसके ऊपर दोबारा आप वो नहीं लगा सकते, एग्रीगेट फंक्शन के अंदर एज आर्गूमेंट नहीं यूज़ कर सकते, या उसको वेयर क्लॉज में नहीं यूज़ कर सकते, एंड सो ऑन। और ग्रुपिंग के हवाले से भी देखा कि अगर जॉइन ऑलरेडी है एक व्यू के अंदर, ग्रुपिंग है, तो उसको फर्दर जॉइन किसी और के साथ, व्यू के साथ या टेबल के साथ नहीं कर सकते। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।